Okay. So now this. So if you look at the whole CRPC, so we'll start with the CRPC. Okay, Aneep has already joined. So Aneep, hello, are you there? Aneep, Hello, sir. Am I yeah, audible? yes, yes. Good evening. Good evening, sir. Okay, so your orientation was over, LLM orientation. Yes, sir. It's going on. It's not over yet. It will go on for this week, sir. Good, good, good. Yes. Okay, so the new student added Aneep. This is Chandini, and Aneep is in from Christ. Okay, Vikram from Nusral. Okay, I don't know where right now Chandni is. Vikram is in Nusral and Aneep is in Bangalore. So you all are at different places. Yes, sir. That's Vikram and that's you are in the same city, sir. Ranchi. I am in the same city, Ranchi. So that's the beautiful things happened in I think COVID. एक जो पॉजिटिव हुआ है वो ये हुआ है कि wherever you are you can do your classes. आप कहीं भी रहो आप अपनी क्लासेज कर सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट. हमारा इंट्रो की जरूरत नहीं है. यू ऑलरेडी नो अबाउट मी. ओके, सो हु इज दिस पर्सन? ओके, ये महानुभाव कौन है? संजय दत्त सर. बाबा. Okay, Sanju Baba and police seems like police has arrested Sanju Baba. Okay, so if you look at the arrest, okay, the arrest, or if you look at the whole process of investigation and the inquiry and the trial, okay, these all process is given in the CRPC. ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई ऑफेंस देखेंगे, if you look at the offenses and the punishment, ये ऑफेंस और पनिशमेंट डिफाइन होता है आईपीसी में. ओके, इंडियन पिनल कोड में. और भी स्पेशल लॉज हैं, सब्सटैंटिव लॉज, जहाँ पे ऑफेंस और पनिशमेंट दिया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल समबडी हैज डन मर्डर. ओके, तो मर्डर का पनिशमेंट तो 302 में दिया है कि लाइफ इंप्रिजमेंट होगा या डेथ पेनल्टी होगा. बट वो पनिशमेंट उसको मिलेगा कैसे? ओके, वहां तो सिर्फ पनिशमेंट दिया है, आप पनिशमेंट तक पहुंचेंगे कैसे? कोर्ट उसको पनिशमेंट देगा. ठीक है, कैसे देगा? क्या प्रोसेस होगा? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी? इंक्वायरी कौन करेगा? ट्रायल कौन करेगा? कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा? क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट का अगर किसी ने मर्डर किया है तो? जैसे इनके केस में इन्होंने आर्म्स एक्ट के अंदर गए थे. ओके, टाडा पोटा भी लगा था, इसलिए वो टाडा कोर्ट भी जाते हैं महाराष्ट्र में. सो अगर इन सब केसेस को आप देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ऑफेंसेज, वहां पे ऑफेंसेज और पनिशमेंट दिया हुआ है. यूएपीए है ना, ये है, ऑफेंसेज है और पनिशमेंट है. पनिशमेंट तक कैसे पहुंचेंगे? फॉर दैट वी हैव सर्टेन प्रोसीजर. ओके, वो प्रोसीजर जो दिया हुआ है वो है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. ओके, इसके पहले भी 1973 के पहले भी हमारे पास प्रोसीजरल लॉ था. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है. ओके, क्योंकि इसके पहले भी हमारे पास आईपीसी था, आईपीसी 1860 में बना, तो कोई ना कोई प्रोसीजरल लॉ तो था. तो इसके पहले वाला जो सीआरपीसी था वो था सीआरपीसी 1898. आई विल टेल यू अबाउट दैट इन डिटेल अबाउट हिस्ट्री आल्सो. ब्रीफ में रहेगा बट हिस्ट्री भी मैं बताऊंगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आप सबके पास बेयर एक्ट है. सीआरपीसी का बेयर एक्ट तो सबके पास होगा अभी. ओके, अगर आप पूरा बेयर एक्ट देखेंगे सीआरपीसी का, ओके, तो पूरे सीआरपीसी को, द होल सीआरपीसी आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ओके, पूरे सीआरपीसी को मैंने 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर दिया है. ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो मिसलेनियस हैं. अदर देन दैट हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ओके, वन इज प्रिवेंटिव पार्ट, वन इज प्यूनिटिव पार्ट, वन इज क्वासी सिविल पार्ट. ओके, प्रिवेंटिव पार्ट, प्यूनिटिव पार्ट एंड क्वासी सिविल पार्ट क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. प्यूनिटिव पार्ट का मतलब सिंपल ये हुआ कि मान लीजिए किसी ने क्राइम किया, किसी ने मर्डर किया, रेप किया, ओके, डकैती किया, चोरी किया. ओके, तो उस पर्सन को जो एक्यूज्ड है उसको कैसे कन्विक्शन पहुंचेगा, कैसे उसको आप पनिशमेंट देंगे, कैसे मिलेगा उसको? ओके, दैट इज द प्यूनिटिव पार्ट. पनिशमेंट तक कैसे पहुंचेंगे हम? ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, वो हमारा प्यूनिटिव पार्ट है. ठीक है, पूरा सीआरपीसी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, द होल सीआरपीसी. गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अदर?
अनीप, मैंने तो आपको शायद ये कराया होगा। Yes, और sir. This portion is. हाँ सर। डिटेल में नहीं कराया था। एंड अनदर इज चांदनी, आपका भी नहीं हुआ होगा। No, sir. एक क्लास आपका भी हुआ था वहां, तो वो तो कुछ और ही मैंने कराया था। फाइन। Mm-hmm. तो अगर आप प्रिवेंटिव पार्ट देखेंगे, ओके, इफ यू लुक एट द प्रिवेंटिव पार्ट, व्हाई दिस प्रिवेंटिव पार्ट, एंड प्रिवेंटिव पार्ट में मैंने चैप्टर्स लिखे हैं 8, 10, 11। तो कैन यू टेल मी कि चैप्टर 11 क्या है? चैप्टर 11 ये आपके कंटेंट में लिखा होगा, सीआरपीसी के कंटेंट में। अगर आप शुरू में सीआरपीसी भी देखोगे, इंट्रो के बाद जो कंटेंट दिया रहता है वहां से भी आप निकाल सकते हो, या आप बीच से भी जाके देख सकते हो। ओके, क्योंकि पूरा का पूरा सीआरपीसी जो है वो डिवाइडेड है 37 चैप्टर्स में। ओके, 484 सेक्शन है, 37 चैप्टर से 2 शेड्यूल है। क्लियर, 2 शेड्यूल्स है। अब उस 37 चैप्टर में चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो देखिए चैप्टर 11 क्या है, क्योंकि चैप्टर 12 जो है वो है हमारा इन्वेस्टिगेशन। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। प्रिवेंटिव, दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मीन्स क्राइम होने से पहले क्यों ना हम उसको प्रिवेंट करते, रोक दे। गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलता है कि आज जो है वो राइट होने वाला है, कम्युनल वायलेंस होने वाला है, या उसको इंफॉर्मेशन मिलता है कि आज जो ये पर्सन है ना वो सीएम को मारने वाला है, या पार्लियामेंट पे अटैक करने वाला है, या कुछ भी ऐसा क्राइम है जो करने जा रहा है, या कोई कम्युनल वायलेंस होने वाला है सर्टेन एरिया में, ओके, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्राइम होने का वेट थोड़ी करती है। पुलिस होगा या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो क्या करेगा? पहले ही एक्शन ले लेगा। लाइक कम्युनल वायलेंस होने वाला होता है, अगर लगता है तो डीएम, जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा, इधर डीएम होगा या एसडीएम होगा उस एरिया का, वो क्या करता है? सेक्शन 144 लगा देता है। सुना होगा आपने धारा 144। क्या होता है धारा 144? ये तो सुना होगा, पेपर में हमेशा आते रहता है धारा 144, सेक्शन 144। सर की मतलब 4 लोग से ज्यादा, वहाँ 5 लोग से ज्यादा नहीं सब रह ग्रुपिंग सकते। नहीं कर सकते हैं, 3 लोग, 4 लोग, हाँ। 5 लोग, जो भी उसमें दिया हुआ है। ओके, मतलब एक ग्रुप नहीं बना सकते, एक जगह खड़े नहीं हो सकते हैं, आप ग्रुप में नहीं रह। Unlawful assembly, sir. ओके, हाँ, अगर आप 144 को देखेंगे, इट्स लाइक अ कर्फ्यू। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कर्फ्यू में और इसमें। तो आप जो कर्फ्यू वर्ड सुनते हैं, जैसे होता है जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू वर्ड आप सुनते हैं वो भी इसी तरह का है। ठीक है, 144, धारा 144 लगा देते हैं, कम्युनल वायलेंस होने वाला है, हिंदू मुस्लिम का राइट होने वाला है, तो क्या करते हैं? राइट होने से पहले 144 लगा देते हैं। वो क्या होता है? ताकि वहां ना हो। ओके, दैट इज प्रिवेंटिव पार्ट, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। वो एक पार्ट है प्रिवेंटिव पार्ट, जो क्राइम होने से पहले हम रोक रहे हैं। क्लियर? चैप्टर 8, 10, 11 इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव पार्ट। गॉट द पॉइंट? दूसरा जो हाँ। हमारा है वो है प्यूनिटिव पार्ट। ओके, प्यूनिटिव पार्ट में क्या होगा? अगर किसी ने क्राइम किया तो उस क्राइम के पनिशमेंट तक कैसे पहुंचना है। ओके, तो जो हमारा प्रोसेस है प्यूनिटिव पार्ट का, वो 3 है। एक तो ट्रायल के पहले का प्रोसेस, और एक ट्रायल के बाद का प्रोसेस, और ऑफ कोर्स एक ट्रायल भी। ओके, सो प्री ट्रायल, ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल। गॉट द पॉइंट? ट्रायल क्या होता है? ट्रायल वो चीज होता है जो कोर्ट करता है। कोर्ट आप पे ट्रायल करती है, और ट्रायल में क्या होता है? या तो एक्यूज कन्विक्शन होगा, या तो एक्यूटल होगा, या तो छूट जाएगा, या तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रायल। इट इज डन बाय द कोर्ट्स। ओके, कोर्ट्स में जजेज हैं, वहां पे आपकी ट्रायल चलती है। ठीक है, तो ट्रायल जो प्रोसेस है वो आता है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद। इसलिए ट्रायल के पहले का जो प्रोसेस है प्री ट्रायल, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली तो कोर्ट में आप ट्रायल के लिए नहीं जाते हैं ना। उसके पहले क्या होता है? एफआईआर होता है। सबसे पहले क्राइम करते हैं उसमें एफआईआर होता है। ठीक है, एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, और चार्जशीट फाइल करने के बाद क्या होगा? कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेगी। गॉट द पॉइंट? और उसके बाद कोर्ट इशू, प्रोसेस इशू करेगी, सम्मन करेगी या वारंट करेगी, एक्यूज को कोर्ट में बुलाएगी, चार्जेस फ्रेम करेगी, और फिर ट्रायल चलाएगी। ओके, तो ये जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंक्वायरी वाला प्रोसेस, जो कॉग्निजेंस के बाद शुरू होता है। और उसके पहले जो पार्ट है एफआईआर के बाद, एफआईआर से जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सबमिट की, वो सारा पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। ओके, और ये दोनों मिला के हो जाता है ट्रायल का पहले का पार्ट है प्री ट्रायल का, इन्वेस्टिगेशन प्लस इंक्वायरी। ओके, दिस मेक्स द पार्ट ऑफ प्री ट्रायल। गेटिंग माय पॉइंट? ट्रायल के पहले का जो पार्ट है प्री ट्रायल, और
देन वी विल गो फॉर द ट्रायल। और ट्रायल के बाद भी होता है, जैसे मान लीजिए कन्विक्शन हो गया तो वो अपील तो करेगा ना। मान लीजिए किसी का कन्विक्शन हो जाता है लोअर कोर्ट से, तो हायर कोर्ट में अपील करेगा, दैट इज पोस्ट ट्रायल। या फिर अगर उसको कन्विक्शन हो गया तो उसको सजा मिलेगी कैसे, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। कैसे उसको सेंटेंस मिलेगा, पनिशमेंट जो भी होगा, मान लीजिए किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिल गया, डेथ पेनल्टी, तो डेथ पेनल्टी जो होगा वो कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, फाइन हो गया किसी को सजा मिल गई, सिर्फ सिर्फ 10 साल का सजा है, तो 10 साल कैसे उसको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेज। जो सेंटेंसेज आपको मिले हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। क्लियर, वो है पोस्ट ट्रायल का पार्ट। कैसे आप रेफरेंस और रिवीजन में जा सकते हैं, आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ओके, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रायल। ठीक है, उसके पहले हमारा ट्रायल का पार्ट है और उसके पहले प्री ट्रायल का। तो प्री ट्रायल में कौन कौन आ गए, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। अब इससे जो रिलेटेड चैप्टर है वो ये है। अगर आप चैप्टर देखेंगे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, तो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 12। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर 12। ओके, व्हाट इज द चैप्टर 12? हु विल रीड? ओके, ओनली चांदनी विल रीड। टेल मी चैप्टर 12। सीआरपीसी का निकालिए चैप्टर 12 और बताइए अभी राइट नाउ चैप्टर 12 क्या है, उसका हेडिंग पढ़िए। Sir, actually, I'm not in home. Okay. नहीं, आपके पास सीआरपीसी नहीं है अभी राइट नाउ? No, sir. अच्छा, कोई नहीं, तो जिनके पास है वो कर ले। चैप्टर 12 For बताइए। the police and their power to पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। investigate. इन्वेस्टिगेट, ओके, वो हेडिंग है। अगर आप चैप्टर 12 का हेडिंग देखेंगे तो यही लिखा हुआ है। अगर आपके पास लैपटॉप तो होगा, लैपटॉप या मोबाइल है, उसमें आप सीआरपीसी निकाल लीजिए। पहले सीआरपीसी को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सेक्शन वाइज सेक्शन निकालना मुश्किल होता है गूगल से, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसी से देख लीजिए। Okay, यू sir. हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी का कुछ है तो उसका फायदा उठाइए। समझ रहे हैं, ये सिर्फ व्हाट्सअप फेसबुक करने के लिए नहीं है, मैसेज मैसेज खेलने के लिए थोड़ी बना है, पढ़ाई भी होता है। अभी देखा होगा आपने इंटरव्यू में, आईएएस जो बना है सेकंड या लास्ट ईयर में जो सेकंड रैंक लाया था, वो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू पढ़ के लाया है, उसने कोचिंग ही नहीं की थी। लास्ट टू लास्ट ईयर का देखा इंटरव्यू उनका सेकंड रैंक वालों का, इस बार भी कोई एक है। हाँ सर। तो बिना कोचिंग का सिर्फ इंटरनेट से पढ़ के भी लोग निकल रहे हैं, क्योंकि आपको देखो सारा इंफॉर्मेशन तो है इंटरनेट पे, जरूरत है आपको पढ़ने की। ओके, सो सारे बेरेक भी इंटरनेट पे हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए अगर राइट नाउ आपके पास नहीं है तो। मैं तो वैसे बेरेक सजेस्ट करता हूँ कि बेरेक रखिए, ताकि आप उसमें टिक कर सके, हाईलाइट कर सके, कलर कर सके। क्लियर, इज दैट क्लियर विक्रम? हाँ सर, Yes, मेरे sir. पास तो है। ओके, वेरी गुड। नाउ, तो इन्वेस्टिगेशन आप समझ गए। प्री ट्रायल का प्रोसेस क्या था, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ये सब हम डिटेल में भी करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ पूरे सीआरपीसी का। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट इज योर इंक्वायरी। तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट नहीं करता है, इट इज नॉट डन बाय द मैजिस्ट्रेट, इट इज नॉट डन बाय द कोर्ट, it is done by the police in our country mainly, or any other investigating agency like for example CBI, ED देख ही रहे हैं आप। ओके, CBI है, CID है, ED है, इनकम टैक्स है, वो भी कभी कभी करती है इन्वेस्टिगेशन। देयर आर लॉट्स ऑफ यू नो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, रॉ है हमारे यहाँ। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पर्सन भी कर सकता है, इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द, इफ ही और सी इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, देन एनी पर्सन कैन बिकम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और ऑफिसर, कोई भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट है इन्वेस्टिगेशन वाले। ओके, जो मोर एंड लेस अगर आप देखेंगे उससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है इसमें। जैसे अरेस्ट वाला चैप्टर था, चैप्टर 5, उसमें राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है एंड ऑल दिस। ठीक है, अरेस्ट कैसे होगा, विदाउट वारंट पुलिस कब कब अरेस्ट करेगी, अरेस्ट कैसे होता है, अरेस्ट हाउ मेड। ओके, अरेस्ट के बाद क्या क्या राइट्स होंगे आपके, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, इज गिवन इन चैप्टर 5। ओके, सेक्शन 41 to 60A। अब इंक्वायरी का पार्ट आप देखेंगे, चैप्टर 14, 15, 16, 17, ये सारे इंक्वायरी के आपके पार्ट्स हैं। और चैप्टर 436 also, 467 to 473, वो एक्चुअली लिमिटेशन के बारे में, तो वो भी इंक्वायरी का ही पार्ट आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये है प्री ट्रायल के प्रोसेस। क्लियर? हम यहाँ से शुरू किए थे यूनिटी पार्ट से,
यानी कैसे पनिशमेंट देंगे, तो उसमें प्री ट्रायल है, ट्रायल है, पोस्ट ट्रायल है। इन प्री ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। अब हम आते हैं ट्रायल पे। ओके, अगर आप सीआरपीसी देखेंगे तो उसमें ऊपर ऊपर मोटा मोटी वी कैन से दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रायल, 4 तरह के ट्रायल दिए हैं, ठीक है। अगर आप ट्रायल देखेंगे तो सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, सम्मन ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, समरी ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। एक है चैप्टर 18, इट स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 18 सेक्शन 225 टू 237 इज ऑल अबाउट सेशन ट्रायल, जहां पे सेशन कोर्ट ट्रायल करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है वो ट्रायल करेगा आपका। वारंट ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट है, ओके, चैप्टर 19 में 238 टू 250। इसमें जो वारंट केसेस होते हैं उसका ट्रायल जो है मैजिस्ट्रेट करता है। इसमें दो तरह की ट्रायल, वारंट ट्रायल में भी दो तरह का होता है। एक होता है क्रिमिनल कंप्लेंट पे ट्रायल और एक होता है एफआईआर पे ट्रायल। जो एफआईआर केसेज होते हैं, जो पुलिस रिपोर्ट बनाती है, चार्जशीट फाइल करती है, वो एक अलग है। और एक है जो क्रिमिनल कंप्लेंट आप फाइल करते हो, आप डायरेक्टली कोर्ट में जाकर फाइल कर सकते हो क्रिमिनल कंप्लेंट, उस पे जो ट्रायल होता है उसको बोलते हैं, वो भी वारंट ट्रायल का ही पार्ट बनेगा अगर वारंट केस है तो। वारंट केस और सम्मन केस क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे डेफिनेशन में, दोनों का डिफरेंस की क्या होता है। ओके, तो वारंट ट्रायल होता है सेक्शन 238 टू 250। देन सम्मन केस में सम्मन ट्रायल होता है जो कि मैजिस्ट्रेट करता है, ओके। एंड देन ऑफ कोर्स समरी ट्रायल। समरी ट्रायल होता है पिटी ऑफेंसेज के लिए, जैसे कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें सजा है, मान लीजिए खाली फाइन है, ओनली फाइन 500 रुपया, 1000 रुपया का फाइन है, सिर्फ 5000 का फाइन लगा है, या 1 महीने का सजा है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, उसको बोलते हैं समरी ट्रायल की ऑफेंस के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी खत्म हो जाता है समरी ट्रायल, वो भी मैजिस्ट्रेट करेगा। चैप्टर 21, ओके, 260 टू 265 सेक्शन इज ऑल अबाउट समरी ट्रायल। तो मोटा मोटी हमारे 4 टाइप के ट्रायल दिए हुए हैं सीआरपीसी में, ओके। अब ट्रायल भी हो गया हमारा, या तो एक्यूटल होगा या तो पनिशमेंट होगा, कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन होगा तो जिसका कन्विक्शन होता है वो अपील में जाएगा, अगर जिसका एक्यूटल हो जाएगा तो मे भी हो सकता है कि स्टेट अपील में जाए, स्टेट भी तो अपील फाइल कर सकती है हायर कोर्ट में, तो अपील, देन रेफरेंस रिवीजन, ओके, एंड देन वी हैव एग्जीक्यूशन। क्लियर, मैंने इसमें रेफरेंस रिवीजन लिखा है, ओके, रिव्यू नहीं लिखा है। क्या क्रिमिनल केसेज में रिव्यू होता है? क्या कोर्ट रिव्यू कर सकती है? रिव्यू का मतलब समझते हैं? रिव्यू मतलब होता है सेम कोर्ट अपने ही जजमेंट, अपने ही ऑर्डर का रिव्यू करता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जज हो, आपने कोई ऑर्डर दे दिया, उसी ऑर्डर के लिए हम रिव्यू पिटीशन लगा दिए, तो आप क्या करोगे? अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करोगे, सही है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो गया, ओके। सेम जज करता है, सेम कोर्ट, उसको रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या रिव्यू कर सकता है? वो जुडिशियल रिव्यू अलग है, और ये नॉर्मल जो रिव्यू होता है पिटीशन वाला, केस वाला रिव्यू, ये अलग है, ठीक है। क्या रिव्यू कर सकता है कोर्ट? क्रिमिनल कोर्ट, यस। सेंटेंस वगैरह सर। मतलब कि अगर हम आज कोई जज है 10 साल का सजा दे दिया, तो कल उसको लगा कि गलती हो गया तो 5 साल कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है? एनी हाँ आइडिया? एनीवन एल्स? यस अनीप, रिव्यू हो सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया कि रिव्यू हो सकता है या नहीं? Sir, can you please repeat the question, sir? My simple question is, can we have a review in criminal law? क्या सीआरपीसी के थ्रू हम रिव्यू कर सकते हैं किसी ऑर्डर, किसी जजमेंट का रिव्यू सेम कोर्ट करता है, क्या सेम कोर्ट रिव्यू कर सकता है? Same court. हाँ, रिव्यू। ऐसे मान लो कुछ गलती हो गया, मान लो 10 ईयर्स, जैसे विक्रम ने बोला 10 ईयर्स का पनिशमेंट दिया, तो 10 ईयर्स के Yeah. पनिशमेंट को क्या हम 5 ईयर कर Yes. सकते हैं? सेम कोर्ट कर सकती है रिव्यू, बाद में उसको लगता है तो। Okay. Now read one section, then you will realize. Read section 362 of the CRPC. 362. Quickly. देखिए जरा 362 क्या है? Quick. 362. कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट पढ़िए उसको. otherwise Read it. provide or
other law for no court has signed its judgment. This police shall do the same except clerical or अरिथमेटिकल एरर मतलब नो कोर्ट शैल अल्टर और रिव्यू द सेम एक्सेप्ट टू करेक्ट क्लरिकल और अरिथमेटिकल एरर। अगर कोई क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक हो जाता है सिर्फ उसको ही ठीक किया जा सकता है, अदरवाइज यू कैन नॉट रिव्यू द ऑर्डर और अ जजमेंट। वंस यू हैव प्रोनाउंस द जजमेंट यू कैन नॉट रिव्यू। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 साल का सजा दे दिया कल उसको रिव्यू करके आप 5 साल कर दोगे। ऐसा क्रिमिनल लॉ में नहीं कर सकता और कोई भी कोर्ट नहीं करेगा। नॉट ओनली इन द लोअर कोर्ट, इवन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती है, उनके पास भी पावर नहीं है। क्लियर? सिर्फ क्या होता है, अगर कोई अरिथमेटिकल या क्लरिकल मिस्टेक हो गया है, मान लीजिए कि आपने बोला 10 ईयर्स और क्लर्क जो है जब टाइप कर रहा था तो गलती से 8 ईयर टाइप कर दिया या 12 ईयर टाइप हो गया, ठीक है, होता है ना टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, वो हुआ है, वो चेंज हो सकता है। क्लियर? गॉट द पॉइंट? हाँ सर। otherwise otherwise there is no review in criminal law. Is that clear? Chandani, is that clear? Yes, sir. You have to be very active here. ठीक है, आपको एक्टिव रहना होगा यहाँ क्लास में। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, नहीं क्लियर हो रहा, आप उसी वक्त पूछिए, ठीक है? Okay. जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछिए, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबको समझ में एक बार में ही आता है, ठीक है? तो कुछ भी माइंड में अगर थोड़ा भी दिमाग में आ रहा है कोई क्वेश्चन, उसको उसी वक्त पूछ दीजिए, ठीक है? सोचना नहीं है, बस पूछ देना है कि हाँ ये समझ में नहीं आया, अभी इतना वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको पूछना चाहिए था कि रेफरेंस क्या होता है, रिवीजन क्या होता है। आप लोग कोई पूछ नहीं रहे हो, मतलब यू नो एवरीथिंग अबाउट रेफरेंस एंड रिवीजन। कोई नहीं, मैं बाद में इसको वैसे भी कराऊंगा ही। ओके, सो रेफरेंस और रिवीजन हो सकता है क्रिमिनल लॉ में, ठीक है? रेफरेंस क्या होता है? कोई लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को रिफर करता है मैटर, ठीक है? ओके, जब यहाँ लिखा हो और आपको ना आ रहा हो कोई चीज तो उसको आप तुरंत उसी वक्त पूछिए कि रेफरेंस क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, देन आई कैन आंसर यू। अदरवाइज मुझे लगेगा कि आपको आता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? रेफरेंस रिवीजन क्या होता है? रेफरेंस होता है जो लोअर कोर्ट में मान लीजिए कि कोई मैटर आया और लोअर कोर्ट वाले को, ठीक है, उनको कंफ्यूजन है किसी पर्टिकुलर लॉ पे, किसी पॉइंट पे कि ये जो लॉ है वैलिड है कि नहीं, तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट से या सुपीरियर कोर्ट से वो पूछेंगे कि सर इज दैट लॉ इज वैलिड और नॉट, ठीक है? तो वो रिफर करेंगे मैटर को। हम लोग रिफर कब करते हैं? मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, नॉर्मल जो आसपास के डॉक्टर को होता है ना, जो एमबीबीएस होते हैं, उनके पास आप चले जाते हैं और उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बीमारी है आपको, तो वो क्या करता है? जब उसको नहीं दूसरे समझ में डॉक्टर आता को, वो क्या करता है? रिफर करता है। किसको रिफर करेगा? दूसरे डॉक्टर्स को। दूसरे और अपने से बड़े वाले डॉक्टर को करता है, बोलता है कि अरे फलाने बाबू के यहाँ जाइए ना, वो डॉक्टर संतोष के यहाँ जाइए। देखे होंगे पीएमसीएच है, आरएमसीएच है रांची में, अगर ये सबसे नहीं संभलता है तो बोलता है कि अरे एम्स लेके जाइए इनको, अब यहाँ नहीं संभलेगा। ओके, जो छोटे मोटे बड़े हॉस्पिटल भी होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे हॉस्पिटल, नॉट बहुत बड़े, उनसे अगर नहीं होता है तो वो सीधे बोल देंगे, रिफर कर देंगे, अरे इनको रिम्स लेके जाओ, इनको पीएमसीएच लेके जाओ, इनको एम्स लेके जाओ। सेम वे में आप उसी तरह से रेफरेंस को समझिए। जब लोअर कोर्ट वाले को समझ में नहीं आता है ना, तो वो क्या करता है, ऊपर वाले को भेज देता है कि सर आप बताइए ना क्या होगा, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ये लॉ सही है कि नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। ओके, तो रेफरेंस क्या हो गया, लोअर कोर्ट वाले ऊपर वाले कोर्ट को दिए, ठीक है, रिफर किए मैटर को। रिवीजन में क्या होता है कि अगर कुछ लग रहा है आपको कि गलत हो गया है आपके साथ, कोई डिसीजन में गलत हो गया है, ओके, आपको भी लग सकता है, ओके, तो क्या करेगा, या फिर हो सकता है कि हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो लोअर कोर्ट है उसने कुछ गलत कर दिया है, ऑर्डर हो सकता है गलत लिखवा दिया हो, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, लोअर कोर्ट से वो मैटर को मंगवाएगा रिवीजन के लिए और वो रिवाइज करेगा उसको, उसको सही करेगा जो गलत था, ठीक है? उसके लिए क्या होता है, आप भी रिवीजन पिटीशन डाल सकते हो, ठीक है? सेशन कोर्ट यानी कि थोड़ा ऊपर कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट से ऊपर,
और हाई कोर्ट में आप जाके रिवीजन डाल सकते हो। सर सर ये सेम कोर्ट नहीं कर सकता? नहीं, सेम कोर्ट कैसे करेगा? सेम कोर्ट सिर्फ रिव्यू करता है, रिवीजन नहीं। और इसी के सेम अगर आप सीपीसी पढ़ोगे, जब मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दिखाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा, इसमें 3 सेक्शन है, 113, 114, 115। ठीक है, वो लाइन से है, रेफरेंस, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। ठीक है, रेफरेंस है 100 सेक्शन 113 में, रिव्यू है 114 में, और रिवीजन है 115 में। सेक्शन 113, 114, 115 वो याद करने का तरीका है, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, अल्फाबेटिकली भी है ये सब। तो वहां पे रिव्यू के लिए है, लेकिन हमने सीआरपीसी में क्या देखा, रिव्यू आप कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ सेक्शन 362। क्लियर? 362 में क्लियर कट मेंशन लिखा है, कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट, कोर्ट जजमेंट अल्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, कोर्ट शैल नॉट अल्टर द जजमेंट। कोर्ट लिखा है यानी कि एनी कोर्ट, इट्स नॉट अबाउट ओनली लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है, सेशन कोर्ट भी नहीं कर सकता है, कोई भी कोर्ट अल्टर नहीं करेगा। एक बार जजमेंट दे दिया तो दे दिया। ठीक है, तो आप रिव्यू नहीं कर सकते। हाँ, कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो उसको कर सकते हैं। तो रेफरेंस, रिवीजन, ये क्या है? ये सब पोस्ट ट्रायल है, मतलब ट्रायल हो चुका है, उसके बाद का ये सब प्रोसेस हम देख रहे हैं। फिर है एग्जीक्यूशन। मान लीजिए सजा मिल गया, अब सजा सिर्फ कोर्ट ने सुना दिया कि इनको 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है अंडर सेक्शन 302 फॉर द मर्डर ऑफ सम सच एंड सच पर्सन। तो ये जो अब पनिशमेंट मिल गया उनको कोर्ट के द्वारा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप? एग्जीक्यूशन कैसे होगा? कौन एग्जीक्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, या कोई और बॉडी बना हेलो के सर। रखेंगे? यस यस यस। सर आई थिंक 114 में जो आपने कहा सीपीसी में, उसमें भी आई थिंक यही बोलता है ना कि रिव्यू जो होता है जजमेंट का वो नहीं हो सकता है नहीं नहीं सिविल नहीं नहीं, प्रोसीजर में। रिव्यू होता है बस सिविल में। आप उसको सेक्शन को पढ़िए। एक्सीडेंटल ओमिशन अगर होता है, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन होता है तभी उसमें मतलब रिव्यू हो सकता है आई थिंक। यू कैन यू रीड सेक्शन 114? सर जस्ट वेट, आई हैव टू लुक। यस, क्योंकि मैंने भी सीपीसी बहुत पहले पढ़ा है, मतलब काफी टाइम से पढ़ा नहीं रहा हूँ तो सीपीसी नहीं आया है। तो एक बार आप उस सेक्शन को पढ़ेंगे, या मेरे पास सीपीसी है, 1 सेकेंड जस्ट वेट। क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इफ यू हैव एनी डाउट आप उसी वक्त क्लैरिफाई करो। तो आई हैव टू आल्सो क्लैरिफाई। ओके, रिव्यू I will read, okay? Subject as aforesaid, any person considering himself aggrieved, A, by a decree or order from which an appeal is allowed by this court, but from which no appeal has been preferred. Okay? So that means कि आप डिक्री और ऑर्डर का जिसका कि अपील अलाउ नहीं हुआ है, ओके, अपील में आप प्रीफर नहीं किए हैं, आप रिव्यू में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो यही दिख रहा है। सेकंड, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, जिस डिक्री का या किसी ऑर्डर का, कोई ऑर्डर होगा या डिक्री होगा, ठीक है, उसका आपने अपील नहीं किया है, उसको आप रिव्यू में जा सकते हैं। बाय अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉजेज may apply for a review of judgment to the court which passed the decree or made the order, and the court may make such order thereon as it thinks fit. तो यहाँ से तो मुझे पढ़ के यही लग रहा है कि रिव्यू कर सकते। अब आपको कुछ और लग रहा है, यू कैन टेल मी। 114 यू कैन रीड, मेरे पास ओके भी सर, ओके। पढ़ लिया। हाँ तो इट्स गुड, मैं बहुत दिन से मैंने भी नहीं पढ़ा था 114 पढ़े, मतलब बहुत टाइम हो गया, सीपीसी की क्लासेज ही नहीं लिया हूँ 1 साल से। क्लियर है? मतलब कि सीपीसी में तो रिव्यू कर सकता है, आप 114 को बार बार पढ़ सकते हैं। तो 113, 114, 115, ओके, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ये याद करने का भी तरीका है। ठीक है, इससे क्या होता है, सेक्शंस याद रहते हैं, और सेक्शन नंबर बहुत पूछते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जुडिशरी के खासकर, तो वो आपको याद रहेगा। क्लियर? तो पोस्ट ट्रायल में हमने क्या देखा, अपील, डिफरेंस, रिवीजन, एग्जीक्यूशन, यानी कि ट्रायल के बाद का प्रोसेस है ये सब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आफ्टर पोस्ट ट्रायल एग्जीक्यूशन। नाउ इफ यू लुक एट द एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन में हमारे पास है एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ, एग्जीक्यूशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ फाइन। ओके, या तो डेथ पेनल्टी होगा या इम्प्रिजनमेंट होगा, मे बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और कुछ सर्टेन सेंटेंसेज भी हो सकते हैं, 5 साल 10 साल, है ना, ये सब भी हो सकता है, और एग्जीक्यूशन ऑफ फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो 421 to 424 ये सेक्शन नंबर है, ये बाद में आपको याद हो जाएंगे।
राइट नाउ जस्ट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है सस्पेंशन, रेमिटेशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेज 432 टू 435। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 432 टू 435 सेक्शंस। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने 11 कन्विक्टेड को, ठीक है, कन्विक्टेड पर्संस को जो ऑलरेडी जेल में थे उनको रेमिट किया गया है, ओके, रेमिशन दिया गया है, ओके। वो रेप और मर्डर केस में अंदर थे तो रेमिशन कर दिया गया, रेमिट कर दिया गया, जितने सेंटेंसेस थे उनसे रेमिशन मिल गया उनको। ऑलरेडी वो 14 ईयर्स ऑलरेडी जेल में शायद पहले थे, ठीक है। उस पर काफी डिबेट चल रहा है कि रेप और मर्डर में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, किस केसेज में दे सकते हैं, किस केस में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी हम देखेंगे सस्पेंशन, रेमिटेशन एंड कम्यूटेशन में, ठीक है। ये सेक्शन है। आईपीसी में इससे रिलेटेड सेक्शन भी है, 55, 56, 55, 56 देखेंगे तो इंडियन पिनल कोड में भी इससे रिलेटेड एक सेक्शन है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो हमने देखा ट्रायल से, अगर फिर से देखते हैं हम तो प्री ट्रायल, ट्रायल, पोस्ट ट्रायल, ओके। प्री ट्रायल में हमारा था इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ठीक है। ट्रायल में हमने देखा 4 तरह का ट्रायल होता है, ओके। देन पोस्ट ट्रायल दिया हुआ, ये सब सीआरपीसी में दिया है एंड वी विल गो थ्रू वन बाय वन। अपील है, रेफरेंस है, रिवीजन है, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन भी हो गया, ओके। अब एक पार्ट हमारा रह गया, इफ यू रिमेम्बर हमने शुरू में बोला था 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक प्रिवेंटिव पार्ट है, प्यूनिटिव पार्ट है, एक हमने लिखा है क्वासी सिविल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, कैन यू टेल मी? क्वासी सिविल वाला है, मतलब उसमें थोड़ा सिविल भी है और थोड़ा क्रिमिनल है, तो क्वाजाई है, बोलते हैं ना क्वाजाई और क्वासी, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्वासी और क्वाजाई, ओके। सिविल पार्ट है। सो विच इज द चैप्टर, व्हाट इज दिस चैप्टर 9 इज? यस, चैप्टर 9 सीआरपीसी तो होगा आप लोगों के पास, टेल मी क्विकली। यस, nobody is telling me. I am asking about chapter 9. Chapter 9 क्या है? Only the title. क्या टाइटल उसमें है क्या अस्सी सिविल पार्ट में? So maintenance, ग्रेट, Sir. मेंटेनेंस, यस order for maintenance of wives, children and parents. यस, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। उसमें हस्बैंड है क्या? नहीं है। No, sir. नहीं है सर। हस्बैंड को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारी तरह लोग को कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएंगे हम लोग। मान लीजिए जॉब छूट गई और वाइफ की जॉब रहेगी तो खाना वाना देगी कि मार देगी भूख के? अगर मुझे मेंटेनेंस भूख के चाहिए मर। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं अपने बारे में भी तो सोच लूं, हस्बैंड को मेंटेनेंस है या नहीं है? देखिए यहाँ तो नहीं है, 125 में तो नहीं है, और कहीं है, और मेंटेनेंस के प्रोविजन और कहीं कहीं है। किस लॉ में मेंटेनेंस दे रखा है जहां से हम मेंटेनेंस ले सकते हैं? सर मैरिज एक्ट में। मैरिज एक्ट कौन सा? मुस्लिम मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज? हिंदू मैरिज एक्ट में। ओके, सो हिंदू मैरिज एक्ट कौन सा है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। हम्म, वहां भी मेंटेनेंस दे रखा है, और कहीं दे रखा है मेंटेनेंस के बारे में? Hindu Adoption and Maintenance Act, sir. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. 1956, गुड, वहां भी दे रखा है। अच्छा, वहां भी मेंटेनेंस दे रखा है, यहाँ भी मेंटेनेंस दे रखा है, इतनी जगह मेंटेनेंस दे रखा है, इतना जरूरत है मेंटेनेंस का। और अगर आप वहां पढ़ेंगे तो वहां भी देखिए, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी सिर्फ मेंटेनेंस वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को दिया है। हस्बैंड के लिए कुछ है कि नहीं है कहीं? क्या हस्बैंड मेंटेनेंस के लिए कहीं अप्लाई कर सकता है? लॉ है? हम्म, तो डोमेस्टिक वायलेंस आ गया एक्ट, उसमें भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का दे रखा है। हस्बैंड के लिए कोई एक्ट है, कोई लॉ है जहाँ पे मेंटेनेंस दे सकता है, ले सकता है, सॉरी, दे तो रहे ही हैं, कहीं मिल जाए हमें भी। क्विक 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 क्विक। So husband also can claim maintenance from his wife if the husband is not working and the तो wife is. कौन से लॉ में कर सकता है नीप जी? सीआरपीसी में तो दिया है सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तो उसमें हस्बैंड तो है नहीं, तो कैसे करेगा? सर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वेरी गुड,
सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हस्बैंड अप्लाई कर सकता है मैंने, और वो क्या लिखा हुआ है सेक्शन 24 में? क्विक 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 देखिए जरा, देखता हूँ सर, एक मिनट। मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास में सारे बैरिक रखे हैं लाइन से। ओके, if you look at section 24 of the Hindu Marriage Act 1955, maintenance pendant light and expenses proceeding, wherein any proceeding under this act it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support. Either the wife or the husband. तो क्लियर कट मेंशन है कि हस्बैंड भी कर सकता है। क्लियर, आगे जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको कि देयर इज वन प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड आल्सो। ठीक है, एक ही प्रोविजन दिया है, एक ही जगह है, वो है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड भी अप्लाई कर सकता है मेंटेनेंस, बाकी किसी लॉ में मेंटेनेंस हस्बैंड को नहीं है। ठीक है, वैसे आज तक मुझे कोई केस भी नहीं मिला जहां पे हस्बैंड मेंटेनेंस अप्लाई किया हो। मे बी वो सोसाइटी का प्रेशर है इसलिए हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ईगो में भूखे मर जाएंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, वो वाली बात है। देखा है कोई केस जहाँ पे हस्बैंड ने अप्लाई किया हो मेंटेनेंस के लिए वाइफ से? अभी कुछ मिला हो कोई केस वेस? मतलब मुझे अभी तक नहीं मिला, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एनीवन, एनी आइडिया? सर एक केस तो था, मेरे को याद नहीं है उसका नाम। यहाँ पे हस्बैंड मांग रहा था मेंटेनेंस वाइफ से, हाँ सर। रोटी कपड़ा मकान दो नहीं तो हम मर जाएंगे। एक्चुअली सोसाइटी का इतना प्रेशर ऐसा बना रखा है ना। अब सर उसकी भी जरूरत है सर। हैं, अच्छा, बोली काम करो निकम्मे कहीं के, नहीं तो मरो। ओके, सो इफ यू लुक एट द CRPC section 125 to 128 chapter 9, it's all about maintenance। इसको मैंने दिया है क्वासी सिविल पार्ट। क्यों बोला मैंने क्वासी सिविल पार्ट? क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस को देखेंगे तो ये कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई ऑफेंस है जिसमें FIR दर्ज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई हस्बैंड मेंटेनेंस वाइफ को या चिल्ड्रन को नहीं कर रहा है उसमें FIR लॉन्च नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई ऑफेंस नहीं है तो एक्चुअली सिविल वाला ही, लेकिन हमने CRPC में डाल दिया है तो थोड़ा सा क्रिमिनल वाला एंगल भी आ गया है। ओके, इसीलिए हम इसको क्वासी सिविल बोलते हैं, बट यह है सिविल वाला ही। ओके, क्या हम मेंटेनेंस का जो पिटीशन है वो सिविल में, हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में, और एक जो है एप्लीकेशन हम सेक्शन 125 CRPC में, दोनों एक साथ चला सकते हैं? CRPC और CPC दोनों का, दोनों फाइल कर सकते हैं? कैन वी डू इट? मान लीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इफ आई एम अ वाइफ, ठीक है, या मैं एक बच्चा हूँ, मेरे 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 को फाइल करना है, ठीक है, तो क्या मैं CRPC में 125 के तहत भी जा सकता हूँ कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में भी चला जाऊंगा मेंटेनेंस मांगने, क्योंकि मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया है हिंदू मैरिज एक्ट में और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में? क्या दोनों जगह जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं, नहीं जा सकते? कैन वी फाइल petition for maintenance under Hindu Marriage Act and हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और एक क्रिमिनल वाला एप्लीकेशन भी लगा दो 125 में, क्योंकि CRPC में दिया हुआ है, तो एक वो क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा, एक वो सिविल कोर्ट में चलेगा, दोनों फाइल कर सकते हैं। आज दोनों जगह से Yes, sir. आज दोनों जगह से मेंटेनेंस ले रहे हैं, मिलेगा क्या दोनों जगह से? आपने दो जगह फाइल Sir, you किया can है। file the petition in both the places. You cannot claim maintenance from both places, sir. तो एक जगह वो merge हो जाएगा. ओके, तो वी कैन फाइल, अच्छा क्योंकि बाकी लोगों ने क्लास नहीं किया इसलिए उनको नहीं पता, Yes. तो ऑलरेडी we can file the petition for maintenance under Hindu Marriage Act and Hindu Adoption and Maintenance Act, and you can file an application for maintenance under section 125 of the CRPC also। क्यों? क्योंकि दोनों का कोर्ट अलग है, दोनों की जुरिस्डिक्शन अलग है, एक क्रिमिनल कोर्ट में फाइल कर रहे हो, एक सिविल कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये सोचो कि अगर क्रिमिनल वाला कोर्ट ने 10,000 रुपया महीना का मेंटेनेंस दिया और जो सिविल व कोर्ट था उसने 8,000 दिया, क्योंकि दोनों कोर्ट दोनों केसेस चल रहे हैं, क्या इस पे रेस जुडिकाटा लगेगा? पहला तो
रेस जुडिकाटा लगा सकते हैं या रेस सब जुडिस। रेस जुडिकाटा तो लगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी दोनों केसेस चल रहे हैं, तो रेस सब जुडिस लगा सकते हैं। यानी एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है सेम फैक्ट्स पे, तो दूसरे कोर्ट में आप उसी मैटर को उसी फैक्ट्स पे सेम पार्टीज फाइल नहीं कर सकती है। दैट इज कॉल्ड रेस सब जुडिस अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी। सीपीसी में दिया है, हम लोग जब सीपीसी करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, रेस सब जुडिस तो नहीं लग जाएगा, तो यहाँ पे नहीं लगता है। ओके, इसलिए नहीं लगता कि दोनों अलग अलग कोर्ट है, और रेस सब जुडिस रेस जुडिकाटा का जो कॉन्सेप्ट है वो सीपीसी में है, सीआरपीसी के लिए नहीं है। क्रिमिनल लॉ पे थोड़ी अप्लाई होगा, वो सिविल लॉ पे अप्लाई होता है। क्लियर, लेकिन सर वो प्रिवेल कौन सा करेगा मेंटेनेंस, मतलब 10,000 वाला मिलेगा वेरी या गुड, 8,000 मैं वाला? उसी पे तो आया अभी, अभी उसी पे आ रहा था। अब क्रिमिनल कोर्ट जो था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने 10,000 रुपया को दिया, और सिविल कोर्ट जो सिविल जज थे वो 8,000 बोले, कम बोल दिए, ठीक है। अब कौन सा चलेगा, 8,000 मिलेगा कि 10,000 मिलेगा, आप कौन सा लोगे? आपको तो जो ज्यादा लगेगा वो ले लोगे, लेकिन जो देने वाले हस्बैंड साहब हैं वो तो बोलेंगे ना ना हम तो कम देंगे, हम तो 8,000 देंगे। कौन सा प्रिवेल करेगा? अब आप देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, क्वासी सिविल पार्ट, तो ये क्या है, सिविल सूट की तरह है, तो किसका प्रिवेल होना चाहिए, सिविल का। दैट मीन्स जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मिला या जो सिविल कोर्ट ने आपको ग्रांट किया है 8,000, वो प्रिवेल करेगा क्रिमिनल कोर्ट वाला, क्रिमिनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होगा उस पे। क्लियर, ज्यादातर में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो भी वो सिविल कोर्ट वाला ही प्रिवेल करेगा। क्लियर, इज देयर एनी यस सर। कंफ्यूजन हियर? ओके, नाउ सो ये थे 3 पार्ट्स, ये हमने देख लिया, प्री ट्रायल, ट्रायल एंड ऑल। ओके, नाउ कमिंग टू द सीआरपीसी, सो इफ यू लुक एट द सीआरपीसी, द होल प्रोसेस, इट्स लाइक अ मशीन। क्यों मशीन है? क्योंकि लाइक योर सब्सटेंटिव लॉ जो आईपीसी है और अदर सब्सटेंटिव लॉज हैं, वो एक तरह से रॉ मटेरियल्स हैं। इट्स लाइक अ मशीन, दैट्स व्हाई इट्स लाइक अ मशीनरी फॉर व्हाट सीआरपीसी विल डू। Okay, it's a detection of crime. Okay, then apprehension of suspected criminals. कौन है सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, एविडेंस का कलेक्शन होगा, ये सारे प्रोसेस दिया है सीआरपीसी में। देन ऑफ कोर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन, दैट मींस वी विल गो टू द ट्रायल। ट्रायल में हमें पता चलेगा कि पर्सन इनोसेंट है कि गिल्टी है। ओके, और जब पता चल जाएगा तो हम उस पर सुटेबल पनिशमेंट भी गिल्टी पर्सन पे देंगे, दैट मींस कोर्ट देगा। क्लियर, सो ये सारे प्रोसेस जो हैं सीआरपीसी में दिए हुए हैं। ओके, दैट इट प्रोवाइड्स द सीआरपीसी। ओके, एनी हेलो क्वेश्चन? सर, यस यस यस। तो मुझे वो मेंटेनेंस वाला समझ नहीं आया। आपने कहा कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट दोनों में फाइल कर सकते हैं। यस यस यस, वी कैन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट के लिए तो अलग जुरिस्डिक्शन है, बात समझ रहे हो आप? हाँ। क्रिमिनल कोर्ट का अलग जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट का अलग जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ में हमें सीआरपीसी में राइट है कि हम फाइल कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो हमने कर दिया। और सिविल में हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हम उसके तहत भी फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, क्योंकि दोनों कोर्ट तो अलग अलग है ना, दोनों की जुरिस्डिक्शन अलग है, दोनों कोर्ट्स अलग हैं, ठीक है। मांग मेंटेनेंस बट रहे, बट फाइल, प्रिवेल तो सिविल वाला ही करेगा, आप ये बोल रहे हो? हाँ प्रिवेल तो सिविल वाला ही करेगा ना, जब दोनों कोर्ट डिसीजन दे देगा तब। कभी कभी क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक बार में डिसीजन देगा, अगर सिविल वाले ने पहले डिसीजन दे दिया तो फिर क्रिमिनल वाले की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लोग उसको सिविल वाले को जजमेंट को ऑलरेडी सिविल में क्रिमिनल पे जाके लगा देते हैं कि सर ऑलरेडी फैसला हो चुका है, फिर आगे की करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप एक सिचुएशन सोचो कि दोनों का फैसला एक ही दिन आया, हो सकता है ना, एक ही दिन 3-3 4-4 केस का फैसला आता है, और क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल वाले में आपको 10,000 मिला और सिविल वाले में आपको सिविल कोर्ट ने 8,000 ग्रांट किया, तो आपको कौन सा पैसा मिलेगा, 10,000 या 8,000? समझ रहे हो, आपको आप तो लोगे 10,000 ही क्योंकि ज्यादा है मेंटेनेंस, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिविल शूट का मैटर है, ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है ही नहीं मेंटेनेंस, नॉट अ क्राइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कोई यस। क्राइम नहीं है, ये कोई ऑफेंस थोड़ी है, ऑफेंस होता तो आईपीसी में दिया रहता है ना। इंडियन पिनल कोड में कहीं लिखा है कि मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इस सेक्शन में आपको 10 साल का सजा मिलेगा, कहीं है आईपीसी में? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऑफेंस नहीं है ये। या कोई स्पेशल एक्ट बताइए जहां पे ये ऑफेंस के रूप में लिखा हो, नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस नहीं देना ये कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, नॉट अ क्राइम। ओके, ऑफेंस क्यों नहीं है?
क्योंकि वो क्राइम और ऑफेंस क्या होता है, अगेंस्ट द स्टेट होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होता है, बट मोस्टली क्या होता है, अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, पहला। दूसरा, कोई ऑफेंस क्रिएट हो नहीं रहा है मेंटेनेंस में, क्यों? क्योंकि ये सिविल प्रोसीजर में आता है। तभी आप देखिए हर जगह सिविल में दिया हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट में दिया है आपके लिए दिया है दिस हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। ठीक है, आपका क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था। आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि जब वो दोनों में दिया है तो 1973 में यहाँ पे डालने की क्या जरूरत थी? अरे गेटिंग हाँ माय सर, पॉइंट? ये हम सर ये पूछने वाले थे आपसे। अरे तो ये डरते क्यों सीआरपी हैं, पूछिए ना भाई। यही मैं कहता हूँ, मेरे क्लास में डरने का नहीं है। आम इमली जो समझ में आता है पूछो, पूछेंगे नहीं तो मैं आंसर कहाँ से दूंगा? अभी मैं स्किप कर जाता अगर आप बैक नहीं कराती तो। ठीक है, आपको जो समझ में नहीं आया उसी वक्त पूछ लिया करो। अब यहाँ भी डर रहे हो, मैं तो दिख भी नहीं रहा हूँ और इतना खराब दिखता नहीं हूँ, राक्षस थोड़ी हूँ, आदमी की तरह ही दिख रहा हूँ थोड़ा। ओके, तो जब समझ में आए पूछ लिया करो। ओके, तो द क्वेश्चन इज कि जब ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है मेंटेनेंस, और हिंदू अडॉप्शन एक्ट में भी मेंटेनेंस था, तो यहाँ सीआरपीसी में मेंटेनेंस डालने की क्या जरूरत थी इनको? ऑलरेडी मेंटेनेंस के लिए दो दो एक्ट में प्रोविजन है, एक नया मेंटेनेंस का प्रोविजन डालने की क्या जरूरत है? ओके, कैन यू गिव मी एनीवन कैन गिव मी वन आंसर? थोड़ा सोचिए। एनी आइडिया कि क्यों डाला होगा सीआरपीसी में इसको? क्या पर्पस रहा होगा डालने का? मे बी सर डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो डोमेस्टिक वायलेंस वाला है, वो तो एक अलग है। मतलब क्या सोच के यहाँ पे पार्लियामेंट ने डाला सीआरपीसी में, किसको सीआरपीसी में डाल देते हैं मेंटेनेंस को? मतलब वहां तो है ही, सीआरपीसी में भी डाल दो। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए डाला गया था 1973 में सीआरपीसी में, इसलिए डाला इसको कि एक्चुअली जो पहला प्रॉब्लम ये होता है जब हिंदू मैरिज एक्ट में और उसमें जब जाएंगे आप, ओके, जब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, पहला ये कि ये बहुत ज्यादा डिले होता है सिविल प्रोसीजर में। ओके, एक तो बहुत ज्यादा डिले होगा, ठीक है, और वहां पे इंटरिम मेंटेनेंस जल्दी मिलता नहीं है। बट सीआरपीसी में क्या है कि ये वैगरीज से बचाने के लिए, भुखमरी से बचाने के लिए कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने ऐसा सोचा कि हम सीआरपीसी में इसका एक प्रोविजन डाल दें मेंटेनेंस का, ताकि उनको मेंटेनेंस तुरंत मिले। तुरंत इन द सेंस, जैसे ही आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, आप जैसे ही केस फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर देगी सीआरपीसी के थ्रू। ठीक है, बाद में फाइनल फैसला होते रहेगा। अभी जैसे ही आप केस लगाएंगे इंटरिम मेंटेनेंस आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। पर सिविल वाले में क्या होता है, काफी डिले होता है। ओके, ये पता है पार्लियामेंट को कि ऑलरेडी वहां डिले होगा, क्योंकि उसका प्रोसीजर है लंबा सा, और 90 डेज का, 60 डेज का काफी प्रोसीजर है सीपीसी में, उसमें डिले होगा। और मान लीजिए आप मेंटेनेंस मांगने गए हो कोर्ट से, दैट मीन्स कि आपके पास खाने को भी पैसा नहीं है। अब सोचो कोई बच्चे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पास कोई खिलाने वाला नहीं है, परिवार को कोई आदमी खिला नहीं रहा है, तो उनको तो जल्दी चाहिए ना पैसा, कम से कम इतना पैसा तो चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान मिल सके। ओके, द बेसिक नीड। इसलिए हमने क्या किया, सीआरपीसी में एक प्रोविजन डाला ताकि उसको क्विकली मिले। ओके, फास्ट मिले, ये नहीं कि पता चला वैगरी से भूखमरी से मर जाए, पता चला कहीं भीख मांग रहे हैं बेचारे, बेघर बन गए हैं। इसीलिए मेन पर्पस हमारा यही था, इसको बचाने के लिए हमने यहाँ पे सीआरपीसी में डाला है। दूसरा एक और पर्पस है कि अगर आप यहाँ इन्होंने मेंटेनेंस नहीं दिया तो यहाँ पे पनिशमेंट भी है। अगर नहीं दिया तो आप देखिए, अगर कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेगा तो आई थिंक 3 मंथ या 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा। जब आप देखेंगे इसको 125 या 126 में देखिए कहीं दिया हुआ है, और 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने मेंटेनेंस नहीं दिया कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, तो इस चीज से बचाने के लिए यहाँ पे डाला गया। ओके, क्योंकि ये सिविल है इसलिए इसको हम लोग क्वासी सिविल पार्ट बोलते हैं, और इसीलिए इस पे कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा है, इट्स नॉट एन ऑफेंस। अब जब सीआरपीसी आप देखोगे तो हमारे पास सीआरपीसी में 3 बेसिक कंसिडरेशन है। ओके, क्या क्या है? एक तो कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, जो हमारा प्रोसेस है। ओके, तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, इट्स आवर फंडामेंटल राइट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देयर शुड बी अ फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। हुसैन आरा खातून का जजमेंट भी है, स्टेट ऑफ बिहार, where Supreme Court held that speedy trial is the fundamental right, your fundamental right. Fair trial is your fundamental right.
ना फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि फेयर ट्रायल सिर्फ प्रोसिक्यूशन को नहीं, एक्यूज को भी मिलना चाहिए। जो एक्यूज्ड है, ओके, जिसको अब सजा मिलने वाला है, जो मर्डर किया है, जो क्राइम किया है, उसको भी तो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। जैसे अगर आप केस देखेंगे, जैसे आप कसाब का केस याद करो, वो अपना एडवोकेट नहीं रखना चाहता था, स्टिल ही गॉट द एडवोकेट। ओके, एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उनकी तरफ से तो उज्जवल निकम लड़ रहे थे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, वो पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल पीपी अपॉइंट होते हैं वो। और जितने टेररिस्ट के केसेस होते हैं महाराष्ट्र में, उज्जवल निकम ही लड़ते हैं। तो वो तो स्टेट की तरफ से थे। अब कसाब भाई साहब बोले कि मुझे चाहिए ही नहीं एडवोकेट, मुझे नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं मेरे आपके सिस्टम पे विश्वास ही नहीं है मुझे, तो मुझे नहीं चाहिए। वो टेररिस्ट है, उनको नहीं विश्वास है इंडिया पे, सिस्टम पे। तो फिर भी लेकिन उनको हम एक वकील दिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उनके लिए एक एडवोकेट अपॉइंट किया और उसकी हियरिंग हुई, पूरी की पूरी वो केस लड़े। दैट्स राजू रामचंद्रन, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कसाब का केस लड़ा। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया था डिफेंस करने के लिए, डिफेंड करने के लिए कसाब का केस। तो जब वो वकील नहीं रख रहा है तब भी आप वकील दे रहे हो, समझ रहे हो? दैट इज आवर सिस्टम। और ये अच्छी सिस्टम है। आप फेयर ट्रायल सिर्फ प्रोसिक्यूशन को थोड़ी देंगे, एक्यूज को भी तो देना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन वे, not about only about victim, it's about accused also. Okay, so fair trial to the accused person also, so accused person should also get a fair trial. Okay, whatever the principle of natural justice, we have to follow the principle of natural justice, all the courts have to follow the principle of natural justice. Okay, and every effort should be made to avoid delay in investigation and trial, जो कि बहुत होता है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में आप देखेंगे बहुत डिले होता है, आप सुने होंगे। मतलब निर्भया का केस समझ ही रहे हो आप, 2012 में इतना हो हल्ला हुआ, दैट सो मच ऑफ मीडिया कवरेज, स्टिल इट टुक आई थिंक 5 ईयर, 5 या 6 साल लग गया था ना। कब पनिशमेंट कब हुआ उसका? आई थिंक 16 या 17 में पनिशमेंट मिला है। केवल एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हो गया 2013 में। और निर्भया का केस का पनिशमेंट देखिए कब मिला, फाइनल सुप्रीम कोर्ट वाला मैं बता रहा हूँ, जब वो रिव्यू सब खत्म हो गया, प्रेसिडेंट के पास भी दे दिया, उसके बाद उसको जाके फाइनल पनिशमेंट हुआ। कितना टाइम लगा देखिए पूरे में। इवन ट्रायल में ही बहुत टाइम लग गया था, 3-4 साल तो ट्रायल में ही लग गया था, 2-3 साल। स्पेशल कोर्ट अपॉइंट हुआ उसके लिए साकेत कोर्ट में, उसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट चला, तब भी टाइम लगा। ओके, स्टिल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का जो हमारा टाइम पीरियड है उसको कम करना है, टू अवॉइड द डिले। दैट इज द पर्पस ऑफ द सीआरपीसी। ये सिर्फ सीआरपीसी में है हमारा, दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज द बेसिक कंसिडरेशन। वो अलग बात है कि उसका अलग इंटरप्रिटेशन करके, और वकील लोग या कभी कभी जजेज भी, और मोस्टली तो एडवोकेट ही टाइम ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसीजर शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। ये जो सीआरपीसी का प्रोसीजर होना चाहिए वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जो पुअरेस्ट पुअर हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी ये आना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर इजी होना चाहिए, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड कि उनको समझ ही में ना कि चल क्या रहा है। इट शुड बी इजी। ओके, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। Now, if you look at the function, of course, select proper jurisdiction where the case will go, proper court, okay, and of course, in the CRPC, when you are lodge an FIR, that means you have set the motion in the this machinery in motion. Okay, the criminal law come into motion when your FIR is lodged. To set the motion in the machinery of justice, we have the CRPC. That is the function. जब आप FIR lodge करते हैं, when you lodge an FIR, then that means your criminal justice system comes into motion. ओके, बिकॉज एफआईआर लॉन्च होते ही आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, पुलिस विल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। ओके, एंड टू प्रोवाइड वेज एंड मींस ऑफ मेकिंग द कोर्ट्स डिसीजन इफेक्चुअल। नाउ कमिंग टू सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द 7th शेड्यूल, व्हाट इज द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल क्या है? Can you tell me the 7th schedule of the constitution? There are 12 schedule in the constitution, 12 शेड्यूल है, उसमें 7वां शेड्यूल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है उसमें? पिक एनीवन। क्या है 7th शेड्यूल में? किसी को याद नहीं है? सर लिस्ट्स हैं, Very good. कॉन्करेंट यूनियन वगैरह। हाँ, there are 3 lists. Okay, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट दिए हैं, एंड तीनों लिस्ट में आइटम्स दिए हुए हैं कि कौन से आइटम पे कौन लॉ बनाएगा बिकॉज ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर।
यूनियन बनाएगी, दैट मीन द पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, स्टेट बनाएगा। तो लिस्ट दिया हुआ है। अब उस लिस्ट में क्रिमिनल लॉ कहाँ आता है? सीआरपीसी स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है कि कंकरेंट लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में होगा तो दोनों लॉ बनेंगे। सर कंकरेंट में होगा। ओके, सो 7 शेड्यूल में अगर आप देखेंगे क्रिमिनल लॉ वो कंकरेंट लिस्ट में है। जब कंकरेंट लिस्ट में है, दैट सिंपली मींस यूनियन एंड द स्टेट कैन मेक लॉज, यानी अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो स्टेट भी कर सकता है क्रिमिनल लॉ में, और पार्लियामेंट तो करेगी ही, वो तो बनाई ही है कंकरेंट लिस्ट में, और स्टेट भी चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए जब आप आईपीसी पढ़ोगे, आईपीसी या सीआरपीसी, उसमें बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट दिए हुए हैं। बेरेक देखिए आप अपना, और हर सेक्शन के बाद लास्ट में देखिएगा कमेंट्स में स्टेट अमेंडमेंट दिया हुआ है आईपीसी में। जैसे रेप है, मर्डर है, तो उसका पनिशमेंट में कभी कभी चेंज कर देगा, यहाँ पे ये पनिशमेंट होगा, यहाँ पे ये होगा। कहीं कहीं सीआरपीसी में भी देखिए स्टेट अमेंडमेंट दिया हुआ है। आइटम नंबर 1-2 देखेंगे आप लिस्ट 3 में, तो वो हमारा आईपीसी सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ के लिए ही है, ठीक है, तो वो कंकरेंट लिस्ट में है। नाउ देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स व्हिच इज रिलेटेड टू द सीआरपीसी। 14 राइट टू इक्वालिटी। 20 में क्या है? 3 राइट्स दिए हुए हैं हमारे, ठीक है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफी कुछ इसमें है। जब हम लोग सेक्शन सेक्शन बीच का करेंगे, पार्ट जब हम करेंगे, उसमें जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेशन होगा, कौन कौन से आर्टिकल से, वो सारे आर्टिकल करेंगे। अभी मैंने इसमें लिखा नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। अभी मैंने एक होते हैं ना मोटा मोटी, मैंने एक लिख दिया है यहाँ पे। 14 है राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि सीआरपीसी सबके लिए इक्वल है। क्रिमिनल लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, ओके। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है। 20 में देयर आर 3 राइट्स, 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में दिए, 20 में दिए हुए हैं, ओके। नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी लॉज जो है ऑलवेज प्रोस्पेक्टिवली काम होंगे, क्रिमिनल लॉ। दूसरा है डबल जियोपार्डी, यानी कि नो मैन कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस, यानी एक बार किसी को सजा मिल गया है किसी ऑफेंस का, किसी क्राइम का, तो दोबारा उसको सेम ऑफेंस के लिए आप पनिशमेंट नहीं करेंगे। यानी एक बार चोरी का सजा ऑलरेडी 3 साल मिल चुका है उसको, दोबारा आप 3 साल का सजा नहीं देंगे उसको। दैट इज गिवन इन योर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। 23 बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ओके। यू कैन नॉट बी विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ, आप अपने अगेंस्ट ही नहीं दे सकते हैं। आपको अगर मर्जी है तो आप बिल्कुल वॉलंटरली तो कर दे ही नहीं सकते, वैसे भी बोलेंगे तब भी कोर्ट आपको नहीं मानती है बहुत टाइम पे, ठीक है। एक्सेप्ट वो 164 का बयान वैन कहीं कहीं पे है, ओके। अदरवाइज अगर आप देखें तो आपके पास राइट है कि आप साइलेंट रह सकते हैं। जैसे पुलिस आपसे स्टेटमेंट पूछ रही है, आप चाहें तो साइलेंट रह सकते हैं, आपको नहीं कुछ बोलना है मत बोलिए, क्योंकि वो हो सकता है वो आपके अगेंस्ट चला जाए। नो नीड टू से एनीथिंग अगेंस्ट योर सेल्फ, दैट इज 20 क्लॉज 3। 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें, स्पीडी ट्रायल मैंने बोला, फेयर ट्रायल, ये सब आ जाता है। 22 में राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, ओके। आर्टिकल 32 ऑलरेडी नो, हमारे पास 5 रिट्स है, स्पेशली हैबियस कॉर्पस इज वेरी हेल्पफुल इन द इलीगल डिटेंशन, जहां पे अरेस्ट कर लेते हैं इलीगल डिटेंशन में। 39 ये है फ्री लीगल एड, वैसे ही फ्री लीगल एड हमारा सीआरपीसी में भी है, ओके। एक सेक्शन है जो रिलेटेड है फ्री लीगल एड से, ओके। 142 है सुप्रीम कोर्ट का पावर, you know that if any injustice has happened, supreme court can give any order, okay। फेयर ट्रायल का, स्पीडी ट्रायल का जो प्रोसेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो ऑलरेडी संविधान में दिया हुआ है, ओके, जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो प्रोसेस हमारा कंसिडरेशन सीआरपीसी में भी होगा। देयर इज अ फ्री लीगल एड एंड ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओके। सो दीज थिंग्स वी हैव टू फॉलो। नाउ इफ यू लुक एट द ब्रीफ हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चंस आते नहीं है कहीं। आपको सिर्फ एक याद रखना है कि इसके पहले वाला कौन है, ठीक है, ये मैं शुरू से लिख रखता हूँ। तो सीआरपीसी का अगर आप देखेंगे, पहला सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट था 1852 का, जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, ओके, जहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था 1773 में। तो 3 जो था हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स, मैड्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, उनके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट बना था, ठीक है। उसको रिप्लेट करके हमने हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया 1865 में। देन ब्रिटिशर ने फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया था 1861 का, ठीक है, वो प्रोविंस के लिए था, नॉट फॉर द प्रेसिडेंसी टाउन्स। प्रोविंशियल थे जहां जहां, उसके लिए छोटे छोटे जो स्टेट थे उनके लिए, ओके। उसको रिप्लेस करके 1872 में हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 बनाया, ओके। देन जो पूरे इंडिया के लिए पहला बना था वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882, okay, of course which was replaced by, that was also repealed
एंड कम विद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ओके, जिसको हमने 2 बार मेजर अमेंडमेंट हुआ है, 1923 में, 1955 में। जैसे इनहेरेंट पावर पहले नहीं था, 1923 में ऐड ऑन किया गया, ठीक है। 1955 में भी ट्राई किया गया था उसको आफ्टर इंडिपेंडेंस कि उसको अमेंड करके ठीक किया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। अमेंडमेंट हुए हैं बट परफेक्टली नहीं आ पाया, बहुत सारे सेक्शन थे उसमें सीआरपीसी में जो पुराना हमारा था 1898 का, ओके। Then there was a law commission was set up, 41st law commission report which was submitted in 1969, okay. Then there was a draft bill came in 1970 in Rajya Sabha, and that was went to the joint select committee को भेजा गया, रेफर किया गया उस बिल के लिए, ओके। दोनों हाउसेस से जो पास होता है बिल, और प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया 25 जनवरी 1974 को, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्ट है वो 25 जनवरी 1974 को आ गया सीआरपीसी। व्हाट इज द इन्फोर्सेबल डेट ऑफ द सीआरपीसी? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इन्फोर्सेबल डेट क्या है? कैन एनीवन टेल मी द इन्फोर्सेबल डेट? हाउ मच द टाइम लेफ्ट? स्टिल वी हैव हाफ एन आवर। यस, इन्फोर्सेबल डेट। सर 1974 में हुआ था डेट तो। सीआरपीसी देखिए पहले ही पेज पे दिया होगा, फर्स्ट पेज पे इन्फोर्सेबल डेट लिखा हुआ है। 1 अप्रैल। सेक्शन 1 में ही तो लिखा रहता है। 1st April, sir. 1st April 1970. वेरी गुड, 1 अप्रैल 1974, दैट इज इन्फोर्सेबल डेट, ओके। इन्फोर्सेबल डेट याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर आपने 8-10 एक्ट है उसका अगर आपने याद कर लिया तो एक क्वेश्चन तो श्योर है आपका हो गया, क्योंकि इन्फोर्सेबल डेट पूछते ही पूछते हैं। 99% चांस है कि कोई ना कोई एक का इन्फोर्सेबल डेट पूछ देंगे वो। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हाट इज द इन्फोर्सेबल डेट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्या है इन्फोर्सेबल डेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? या इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या है? सेम ईयर 1872, अभी 150 ईयर्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट का और एविडेंस का। एंड व्हाट इज द इन्फोर्सेबल डेट? ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप एक्ट देखोगे इन्फोर्सेबल डेट के लिए। यस, एनीवन? क्विक क्विक। Sir, the enforcement date of the Indian Evidence Act and the Indian Contract Act is same, right, sir? वेरी गुड, तो क्या डेट है वो? दोनों का सेम है, 1872 में दोनों आए हैं, बट व्हाट इज द इन्फोर्सेबल डेट? व्हाट Is वाज it दैट 1st डेट? January, sir? I don't नो remember नो, इट्स correctly. नॉट 1 जनवरी, नो नो नो। So 1st September. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, 1 सितंबर 1872। तो ऐसे आपको याद हो गया 1 सितंबर 1872 दोनों का है, कॉन्ट्रैक्ट का भी एविडेंस का भी, ओके। सीआरपीसी का 1 अप्रैल 1974। वैसे ही आईपीसी का क्या है? इंडियन पिनल कोड का, और वो बेयर एक्ट भी नहीं दिया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, ढूंढते रहेंगे तब भी नहीं मिलेगा। और बुक्स में भी शायद ही किसी में लिखा है इन्फोर्सेबल डेट। हाँ, मे भी गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए। व्हाट इज द इन्फोर्सेबल डेट ऑफ द इंडियन पिनल कोड? गूगल पे तो 6 I think अक्टूबर it's बता रहा है। 1861, sir. Not 60, 6 61. अक्टूबर तो वो गलत बता रहा है, वो उस दिन तो हमारे ये वाइस रॉय साहब। 1861 है, sir. ये मुझे याद है, सर. एग्जैक्ट डेट याद. ओके, एनीवन? ओके, तो ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, बेयर एक्ट में नहीं है, पता नहीं आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे भी गलत ही बता So रहा है। 1st January 1860. 1860? 1860. 1st नहीं नहीं है, January. ये तो नो नहीं नो, है। 1860 तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो गवर्नर जनरल ने जो साइन किया वो डेट ज्यादा है, तो 1 जनवरी कैसे होगा? सर थोड़ा और गूगल पे दिखा रहा था। कहाँ दिखा रहा है? गूगल पे यस सर। गलत दिखा रहा है, गूगल पे सब कुछ सही थोड़ी बताता है, जरूरी थोड़ी है कि गूगल पे सब कुछ सही लिखे, ठीक है ठीक है। 90% चीजें मैं मानता हूँ कि गूगल पे सही होता है, बट ये गलत है। आई एम 100% डैम श्योर, मैं इसको आपको प्रूफ कर सकता हूँ, ओके। इंडियन पिनल कोड का तभी मैंने बोला ना, बुक्स में नहीं दिया है, बेरेक्ट में लिखा नहीं है, बेरेक्ट में भी नहीं लिखा है। अगर आप आईपीसी का बेरेक्ट आपके पास है तो आप देखिए उसमें नहीं लिखा है, बुक्स में भी नहीं दिया है, शायद ही किसी बुक्स में लिखा होगा, किताबों में भी लिखा नहीं है।
ओके, तो इसका इन्फोर्सेबल डेट है 1 जनवरी 1862, नॉट 60। 62। हाँ, बोला ना, तभी थोड़ा सा अजीब सा है। ओके, 18 जनवरी। हाँ, ये आप ना डायरेक्ट पे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी लिख के रखता हूँ। सबसे ऊपर लिखिएगा जब आप डायरेक्ट आपके पास हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ हार्ड, वो हार्ड वाला रखिए, हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी काम आता है, बट हार्ड कॉपी भी रखिए, या फिर आप नोट्स में लिख लीजिए, कुछ चीजें नोट्स में लिखिए। तो 1 जनवरी 1862 लिख लीजिए। ओके, कुछ कुछ चीजें आप लिखिए भी। एवरीथिंग इज नॉट इन द पीपीटी। पीपीटी में आगे जाकर आपको और शॉर्ट में मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल्सो सर्टेन थिंग्स। So CRPC, 1st April 1974. Okay. Of course, this act is called the Code of Criminal Procedure 1973, and now it extends to the whole of India. पहले ये whole of India नहीं था. It extends to the whole of India except Jammu and Kashmir. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इन्फोर्स नहीं था, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी इन्फोर्स है। तो कब से है, वो डेट क्या है और क्यों है? Why? Why now it is enforced in the Jammu and Kashmir also? Quick, anyone? So you are पहले ये talking about CRPC. CRPC, कम टू द सीआरपीसी। अब तो वो हो गया, इन्फोर्सेबल डेट वाला हो गया। सीआरपीसी में आइए। सीआरपीसी जो है, अब वो होल ऑफ इंडिया लिखा जाता है। जो पुराना, अगर आपके पास नया एक्ट होगा तो उसमें होगा, पुराना बेयर एक्ट में अभी भी लिखा होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ सर, पहले वहाँ आरपीसी चलता था ना। रणवीर पिनल कोड, यही कह रहे हाँ हैं आप? हाँ। अब नहीं चलता, अब तो आईपीसी चलता है, अब इंडियन तो पिनल कोड। आईपीसी चलता है। और सीआरपीसी भी यही वाला चलेगा, हमारा वाला। क्यों चलेगा? तो पहले नहीं चल रहा था, अब चलने लगा, ऐसा क्यों? कौन से एक्ट से ये चलने लगा? So सर Jammu and Kashmir Reorganization Act वेरी गुड। जम्मू एंड कश्मीर लिख लीजिए कहीं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 19. ठीक है, अगर आपको याद हो ठीक से, तो कोविड के जस्ट पहले 2019 में इतना हो हल्ला हुआ था, और जम्मू एंड कश्मीर को हमने क्या कर दिया, स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना यूनियन दिया। टेरिटरीज बना दी। अब 2 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब इंडिया का पार्ट है, ऐसा नहीं पाकिस्तानी हो गया है, इंडिया का ही है। अब वो होल ऑफ इंडिया पे है। हमारा सीआरपीसी, आईपीसी, जितने एक्ट आप देख रहे हो, अब सब होल ऑफ इंडिया पे है। बट उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वो डेट कौन सा है, जिस डेट से ये होल ऑफ इंडिया पे हुआ, जिस डेट से सीआरपीसी जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हुआ, वो डेट क्या है? तो उसके लिए आपको उस डेट का इन्फोर्सेबल डेट बताना होगा। सर 9 अगस्त 2019 को नहीं, प्रेसिडेंट ने 9 दे दिया अगस्त को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था, उसी दिन था। लोकसभा से पास हुआ था। ये बड़े झटके में हुआ था। 5 अगस्त को, अगर आपको याद होगा, अमित शाह ने 5 अगस्त को, हाँ हाँ 5 अगस्त को अमित शाह ने लाया राज्यसभा से, और बड़े चालू हैं ये, पहले राज्यसभा से पास करा लिए, ताकि लोकसभा में हाँ। तो दिक्कत होना नहीं है। तो 5 अगस्त हम्म। को ये जो गवर्नमेंट है इंडिया वाली हमारी, मोदी जी, 5 अगस्त को चालाकी से पहले राज्यसभा से पास करा लेते हैं, फिर 9 को राज्यसभा से पास कराते हैं, और उसी दिन भेजते हैं, और प्रेसिडेंट साहब भी उसी दिन साइन कर देते हैं। प्रेसिडेंट साहब को तो टाइम लगता ही नहीं है साइन करने में, मतलब वो बैठे हुए नहीं थे। सर, लोकसभा को 6 अगस्त में गया था लोकसभा को, फिर 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का मिला था सर। चलो 3 दिन ले लिए, 5, 6 और 9, मतलब कितना जल्दी हुआ आप ये देखिए। ठीक है, 3 दिन में निपटा दिए। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन किया, ठीक, बट इन्फोर्सेबल डेट नहीं है वो। नाउ व्हाट वाज द इन्फोर्सेबल डेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? क्योंकि उसी दिन से हमारा ये सारा एक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो जाएगा, और उसी डेट से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगा। मतलब 9 अगस्त को नहीं बना है, ठीक है। So sometime in October, sir. यस, तो which date? 31st October. 31st Very of good. 31st October 2019. Why I am telling you 19. again and again this date is, क्योंकि वो एग्जाम में ये डेट पूछ देंगे, बहुत पूछते हैं ये सब। तो वो डाल देंगे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इन्फोर्सेबल डेट क्या है, या सीआरपीसी होल ऑफ इंडिया पे कब से इन्फोर्स्ड हुआ, और वो डेट ऐसे ही डाल देंगे आपका, 1 जनवरी, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, ऐसे करके डालते हैं। आप हो जाओगे कंफ्यूज। ओके, सो द डेट इज 31 October 2019. Okay, now there are certain definitions. If you look at section 2, okay, now look at section 2 of the CRPC. It's all about definition. ठीक है, जो आई थिंक आपने किया दिस
लास्ट क्लास में हमने क्या किया कराया था, ये कराया था ना डेफिनेशन वाला, हाँ सर, डेफिनेशन कराया था, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल ये सब। कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल। ठीक है, ये दो अभी नए आए हैं तो इनके लिए आज, क्योंकि ये शुरू से चल रहा है क्लास, पहला क्लास की तरह है, तो इसको आज खत्म करा देते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द definition section, if you look at the definition of cognizable offense, non cognizable offense, billable, non billable, okay, complaint, FIR and all, okay, if you look at the all definitions जो दिए हुए हैं, got the point? One second, huh? Another, I think this different definitions. Because it's first start from the billable and non-billable. Okay. Now, the first, if you look at the section, first one, 2A. 2A is all about billable and non-billable. Now read 2A quickly. Is it visible, right? हाँ सर, ठीक है, स्क्रीन भी दिख रहा है और मैं भी दिख रहा हूँ। दोनों दिख रहे हो। अच्छा, मैंने बंद कर रखा है अपना यहाँ, मतलब मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो शॉर्ट कर रखा है। नहीं तो सर, आप भी दिख रहे आप देख रहे होगे, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, मुझे सिर्फ ये पीपीटी दिख रहा है। ओके, कम टू द पॉइंट। सेक्शन 2A डिफाइन बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस। सुना होगा आपने, बिलेबल ऑफेंस कर दिया, नॉन बिलेबल ऑफेंस कर दिया। क्या है ये बिलेबल एंड नॉन बिलेबल? कैन यू रीड सेक्शन 2A? देखिए, बिलेबल नॉन बिलेबल दोनों दिया हुआ है उसी में, पढ़िए हो। मैं जरा। पढ़ूँ सर? हाँ पढ़ो पढ़ो, कोई भी पढ़ लो। Bailable offense mean an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका आप मीनिंग ये है आप कि नहीं सर बताएंगे, बाकी लोग बताएं। आपने तो पिछला क्लास किया है तो आपको पता होगा। अगर बाकी लोग बताएं मुझे बिलेबल नॉन बिलेबल का क्या होगा। दिस अनदर स्टूडेंट इज ज्योति, आई थिंक। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन दिस बिलेबल नॉन बिलेबल मींस? या कोई डिफरेंस यहाँ पढ़ के कुछ पता चला आपको? सेक्शन में क्या लिखा है सीआरपीसी में? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया। ये लिखा है ना, बिलेबल मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बिलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। इसका क्या मीनिंग है? कि बिलेबल ऑफेंस वो है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। ओके, नॉन बिलेबल का मतलब जो बिलेबल नहीं है, ये लिख रहा है ना। नॉन बिलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस इज व्हाट इट इज रिटन। गेटिंग माय पॉइंट? बिलेबल ऑफेंस वो है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया है। मतलब हम पूछ रहे हैं कि आम का डेफिनेशन क्या है, तो कह रहा है आम जो वो पेड़ पे लगा हुआ है ना उसको आम बोलते हैं। वो जो बड़ा वाला पेड़ है उधर, उसको आम बोलते हैं। इमली क्या होता है? तो इमली वो होता है जो आम नहीं होता है। यही दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा कुछ पता नहीं चल रहा है इससे। तो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में हमें देखना पड़ेगा कि कौन बिलेबल है कौन नॉन बिलेबल है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर कट दिया नहीं है कुछ। ठीक है, अब आप फर्स्ट शेड्यूल को देखो। लुक एट सीआरपीसी फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहा है फर्स्ट शेड्यूल देखने के लिए, तो देखिए। Look at the first schedule. There are two schedule in the CRPC. First schedule and second schedule. First schedule में क्या दिया हुआ है? अगर आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन दिया है ऑफेंसेज का। कौन सा ऑफेंस है, कौन बिलेबल होगा नॉन बिलेबल होगा, कौन कॉग्निजेबल होगा नॉन कॉग्निजेबल होगा। ओके, और कौन सा ऑफेंस का ट्रायल कौन करेगा वो भी दिया हुआ है। ट्रायबल बाय विच कोर्ट, गिवन इन द शेड्यूल 1। ओके, नाउ लुक एट शेड्यूल 1। तो वहां से भी आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस बिलेबल है या कौन सा नॉन बिलेबल है। अभी मैं आपसे पूछूं कि थेफ्ट क्या है, बिलेबल है कि नॉन बिलेबल है? थेफ्ट, चोरी, विच इज गिवन इन सेक्शन 379 द पनिशमेंट। फर्स्ट शेड्यूल देखना पड़ेगा। तो देखिए ना फर्स्ट शेड्यूल, आपके पास है तो बेयर एक्ट, सर देख लीजिए। मतलब बिना देखे आप बता नहीं पाओगे, आप समझ रहे हो? डेफिनेशन के हिसाब से तो यही बोल रहा है सर। हम्म, तो ऐसे पता नहीं चलेगा वो बिलेबल है कि नॉन बिलेबल है। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना होगा जिससे ये पता चले कि वो बिलेबल है कि नॉन बिलेबल है। अगर उस ऑफेंस के बारे में हमें पता है तो हम बता पाए कि वो बिलेबल है कि नॉन बिलेबल है। गॉट द पॉइंट? कैसे बताएंगे? तो हमें उसका डिफरेंस पता करना पड़ेगा।
तो डिफरेंस क्या है बेलेबल नॉन बेलेबल में? नाउ बेलेबल ऑफेंस मींस द ऑफेंस वेयर you can get bail or you have the bail by your right. Okay, bail you can claim as a right, that is bailable offense. मतलब bailable offense में जो आपका बेल है वो राइट होता है। जो बेल आप लेने जाते हो वो एज ए राइट लेते हो, आपका अधिकार है, आपको मिलेगा ही, कोर्ट उसमें मना नहीं करेगा, इवन पुलिस वाले ही आपको बेल दे देंगे अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो। नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें कि बेल आपका राइट नहीं है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो आपको बेल देगा कि नहीं देगा, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट है। वन थिंग यहाँ से भी बहुत क्लियर नहीं है, और थोड़ा सा करते हैं। तो अगर बेलेबल ऑफेंस आप देखेंगे वो ऑफेंसेज जिसके पनिशमेंट ओके जनरली 3 साल से कम होंगे। ठीक है, 2 साल, 1 साल, सिर्फ फाइन, 6 महीना, वो जो ऑफेंस होगा जिसका पनिशमेंट 3 साल से कम है वो बेलेबल ऑफेंस होंगे जनरली। ओके, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन होंगे? जिनका पनिशमेंट ज्यादा होगा, 3 साल या 3 साल से ज्यादा, ऐसे ऑफेंस। द ऑफेंसेज वेयर द पनिशमेंट इज मोर देन 3 ईयर और 3 और मोर देन 3 ईयर, दैट इज नॉन बेलेबल। अब थेफ्ट का पनिशमेंट कितना होता है मैक्सिमम, उससे हमें पता चल जाएगा। थेफ्ट का मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, विच इज गिवन इन सेक्शन 379 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, आईपीसी में दिया है। कितना होता है फटाफट आईपीसी देखिए, इसलिए सर क्रिमिनल 3 मैनुअल साल तक होता है सर, 3 साल तक होता है सर। तो अभी मैंने क्या बोला, अगर 3 साल है तो क्या होगा, 3 साल या 3 साल से ज्यादा तो क्या हो गया, वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? बेलेबल है। कैसे बेलेबल हुआ, 3 साल से 3 साल से अच्छा 3 3 साल साल हुआ से ना, ज्यादा। तो नॉन नॉन बेलेबल हो गया बेलेबल। ना, नॉन नॉन बेलेबल। बेलेबल हो गया। ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, थोड़ा कम का सजा, कम का चोरी किया है तो बेलेबल भी हो जाता है विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम। अगर जो विक्टिम है जिनके यहाँ चोरी हुआ है वो अगर दे तो, कंसेंट दें तो, ठीक है, वो एक अलग है, मैं वो बाद में बताऊंगा आपको, अभी जनरली आपको समझना है। जैसे आप देख लो मर्डर, इट्स बेलेबल और नॉन बेलेबल? नॉन बेलेबल सर। अब आप देखने की जरूरत नहीं है शेड्यूल 1, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो। कब बताओगे, जब आप आईपीसी का जानते हो अगर ऑफेंस का पनिशमेंट कितना है। रेप बेलेबल नॉन बेलेबल? रेप नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल। डकैती, नॉन बेलेबल। किडनैपिंग, किडनैपिंग। किडनैपिंग में कितना सजा होता है? अब आपको सजा ही याद नहीं है, पनिशमेंट याद नहीं है, तो कैसे बताओगे, क्योंकि आपने आईपीसी नहीं किया है पहले। दैट्स वाई मैं पहले ना आईपीसी कराता हूँ, बट यहाँ पे क्या हुआ, काफी लोग आप लोग बोले सीआरपीसी सीआरपीसी, इसलिए मैंने क्लास में सीआरपीसी करा दिया। इसलिए पहले आईपीसी करना चाहिए, क्योंकि जब आपको ऑफेंस के बारे में पता चलेगा देन आप प्रोसीजर के बारे में जानेंगे तो आसान रहेगा। नॉन बेलेबल सर 7 साल का होता 7 साल का है तो नॉन बेलेबल हो गया। मिसचीफ, मिसचीफ बेलेबल ऑफेंस है। है। मिसचीफ बेलेबल है सर। ठीक है, मिसचीफ सिंपल में। हर्ट, सिंपल हर्ट माने आपको एक आध चाटा मार दिए, ये क्या है, सिंपल हर्ट। ओके, उसका बेलेबल। पनिशमेंट है, तो क्या हो गया, बेलेबल। ठीक है, तो ये अब आप ऑफेंस देख के बता सकते हो कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। दैट मीन्स जो सीरियस है, ग्रेव ऑफेंसेज है, सीरियस ऑफेंसेज है वो नॉन बेलेबल है, जो कम सीरियस है, कम ग्रेव होंगे वो बेलेबल होंगे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट। Any confusion? Then you can ask. Quick. Otherwise, we will go to the next definition. तो क्लियर है? ओके, आज अगले क्लास में कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, एवरीवन हैज क्लियर, बेलेबल नॉन बेलेबल, एनी कंफ्यूजन? नहीं सर। बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं, व्हाट्सएप तो नहीं चला रहे हो बाकी लोग? No, sir. क्लियर है हाँ, सर। तो Yes. थोड़ा बोलते रहना है, पता तो चले कि, नहीं तो ऐसे लगेगा जैसे वन वे मैं ही बोल रहा हूँ, सामने कोई है ही नहीं, वैसे दिख नहीं रहे हो आप लोग। बोलोगे तो पता तो चलेगा कोई है, पता चला मैं भूत को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो यू हैव टू स्पीक, कुछ तो बोलिए। नाउ नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस।
Okay. Now cognizable offense is defined in section 2C and non-cognizable 2L. ठीक है. Now what is cognizable offense? क्या होता है? cognizable offense क्या होता है? आपने तो किया था लास्ट क्लास विक्रम. हाँ सर, मेरे को बताना है क्या? अच्छा, अरेस्ट विदाउट वारंट सर. ओके. कौन अरेस्ट करेगा? पुलिस. पुलिस. पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इन अ इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. cognizable offense. That means cognizable offense means the offense where a police can arrest without warrant. Police may arrest, you can say. That is the right हाँ. word. Police Yes, may sir. arrest without warrant. Okay. Non-cognizable offense जिसमें वारंट का जरूरत पड़े पुलिस को. यानी पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट. बिना वारंट का हम्म. पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है आपको नॉन हम्म. कॉग्निजेबल ऑफेंस में. सो आज के बाद अगर आपको ये पता चल जाए कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी. ठीक है. तो अब आपको ये पता करना है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है. ठीक है. वो सिंपल आपका शेड्यूल 1 में दिया हुआ है. सारे ऑफेंस देख लीजिए और वही ऑफेंस कीजिएगा जो नॉन कॉग्निजेबल है. पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी. समझ रहे हैं? किसी को पीट के आ जाइए, वो नॉन कॉग्निजेबल है, सिंपल हट कीजिएगा, ज्यादा मत मारिएगा, थोड़ा सा. गलती में ग्रीवियस हो गया तो सर फिर वो आ जाएगी, हो पुलिस गया तो लेगा. कॉग्निजेबल हो जाएगा, फिर पुलिस पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी. ठीक है. थोड़ा बहुत मारना है, ज्यादा नहीं. तो सोच समझ के क्राइम करना है. क्राइम करने वक्त सोचते हैं, मारपीट में सोचते हैं हम अरे ज्यादा नहीं मारना है, थोड़ा मारना है, या एकदम दनादन दिए जाते हैं. सोचा है कभी पिटाई करने वक्त? ओके. सिचुएशन पर डिपेंड करता है. ओहो, बहुत झगड़ा किए हैं लगता है. कम टू द पॉइंट. एनी अदर डिफरेंस दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द कोड. कोड में यही लिखा हुआ है. 2C और 2L में तो यही लिखा है. ओके. कुछ और लिखा है अदर देन विक्रम? और कौन है? चांदनी एंड ज्योति. कुछ और लिखा है उसमें 2C 2L में? आपके पास भी तो बेरेक्ट होगा, पढ़िए. देखिए बेरेक्ट पढ़ते रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए मैंने भी खोल रखा है यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खोल रखा है. बेरेक्ट एकदम चाहिए. ठीक है. हाँ मुझे ये है कि मुझे सारा याद हो गया है तो मुझे अब जरूरत नहीं होता है, बट फिर भी मैं खोलता हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया. यही लॉ है. सर वही लिखा है सर, और 2C कोई? वही हाँ लिखा है. 2CL में वही लिखा है. और कोई डिफरेंस सर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में? ये तो लिखा ही है ना सर. ये वाला क्या चीज है सर? और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. वो भी लिखा है. ओके. उसका क्या मतलब है? एनी अदर लॉ का मतलब अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट. दैट मीन्स वो मैं अभी बाद में बताने वाला था, आपने पहले ही पूछ दिया. कुछ ऐसे ऑफेंसेज होते हैं, स्पेशल लॉज होते हैं, स्पेशल. लास्ट टाइम बताया है मैंने आपको, इस क्लास में डिस्कस भी हुआ था. कुछ हाँ यार. स्पेशल एक्ट होते हैं, स्पेशल लॉ होते हैं, नॉट अबाउट इंडियन पिनल कोड. आईपीसी क्या है आपका? जनरल सब्सटेंटिव लॉ है. कुछ स्पेशल लॉ हैं, जैसे मान लीजिए आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एनडीपीएस एक्ट. मान लीजिए आप ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, आप ड्रग्स रखे हुए हैं, बिहार एक्साइज एक्ट. तो उस एक्ट में क्या लिखा होता है? बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट, गैम्बलिंग प्रिवेंशन एक्ट. उस एक्ट में ये लिखा है कि आप कोई भी ऑफेंस करें, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट. पुलिस आपको पटाख से अरेस्ट कर लेगी. समझ रहे हैं? पट से अरेस्ट कर लेती है. जैसे आप ड्रग्स रखे हैं, अब वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को भूल जाइए. उस एक्ट Sir, में your voice is not coming. नाउ इट्स कमिंग. थोड़ा यहाँ Okay. बारिश भी हो रही है तो मे भी कभी कभी जाएगा, वैसे जाएगा नहीं क्योंकि वाईफाई से मैं है मेरा कनेक्टेड. अब ठीक है. वो Yes. कभी कभी एक आध सेकंड में जाएगा, वैसे जाता नहीं है जल्दी. ओके. स्पेशल एक्ट समझ रहे हो आप? इंडियन पिनल कोड के अलावा जहाँ पे क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट दिया हुआ है, ऑफेंस और पनिशमेंट, जैसे एनडीपीएस एक्ट. ओके. नारकोटिक्स वाला, करप्शन एक्ट, आर्म्स एक्ट. AK-47 लेके घूम रहे हैं, वो संजू बाबा का फोटो दिखाया था ना शुरू में, वो बाबा उसी में गए थे, कार में AK-47 लेके घूम रहे थे बाबा, पकड़े गए. और उस वक्त 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. उसी के बाद संजू बाबा पकड़े गए और जेल हो गया उनको. बाकी कहानी आपको पता ही है उनका क्या क्या हुआ. ठीक है. तो इस तरह से जो आप रखते हैं, कुछ स्पेशल एक्ट होते हैं जहां पे पुलिस बिना वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकती है, अगर उस लॉ में ये दिया हुआ है तो. इफ इट इज मेंशन इन दैट लॉ दैट पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, देन ऑफ कोर्स पुलिस कैन अरेस्ट, बिकॉज इट्स एन स्पेशल एक्ट. वो इसीलिए उस लॉ के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. एनी अदर डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल अदर देन दिस अरेस्ट?
लास्ट क्लास में कराया था, पिक डिफरेंस सर नहीं। यस, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेनली वही ऑफेंस होते हैं सर जो मतलब कि पब्लिक रॉन्ग वाले हों, पब्लिक और नॉन रॉन्ग वाले हों, कॉग्निजेबल बड़े मतलब वाले ऐसे हों, प्राइवेट रॉन्ग वाले हों। प्राइवेट रॉन्ग वाले हों, ठीक है। बड़े वाले ऑफेंस ग्रेव हो। मेनली जो हाँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, सोच समझने के लिए। और जो और सर बेलेबल वो ऑफेंस होता है 3 वो साल वाला यहाँ भी चल सकता है ना, मतलब 3 साल 3 वाला साल यहाँ वाला। भी लगा दीजिए। ऑफेंसेस जहाँ की पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा है वो कॉग्निजेबल है, 3 साल से कम है वो नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। ये सब तो हो गया, और कुछ एक और इम्पोर्टेंट आप छूट गए। ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर नॉट ऑफ रिक्वायर्ड इन कॉग्निजेबल। क्या, वो तो हो ही गया अरेस्ट के लिए। और कुछ और भूल रहे हैं आप, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस था जो मैंने बताया था उस दिन, उसमें भी मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। Okay, भूल गए। नाउ फॉर दैट यू हैव टू रीड एक्चुअली सेक्शन 155 और 156, 155 और 156 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 155 एंड सेक्शन 156। लुक एट सेक्शन 155 सब क्लॉज 2। देखिए अपने बेयर एक्ट में वहां पे एक डिफरेंस दिया है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का, वो यहाँ नहीं दिया है। उसके लिए आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा 155 156, वहां दिया है। नाउ रीड 155 सब क्लॉज 2, सब सेक्शन 2 उसका पढ़िए, 155 2 का। No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of magistrate having power to try such case or commit the case for trial. तो क्या मतलब हुआ इसका, व्हाट इट मीन्स, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, केस में, जब तक कि उसको मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर न मिले। अब 156 का सब सेक्शन 1 पढ़िए, 156. 156 सब सेक्शन 1। Any officer in charge of a police station may, without the order of the magistrate, investigate any cognizable case with a बस court having jurisdiction बस over बस the हो local. गया, इतना ही पढ़ना था। क्लियर। सर वैसे देखा जाए तो ये तो वैसे ही अपन इसको कर सकते हैं ना सर, कि इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं ना, कि पहले वाले में अरेस्ट होता है, कॉग्निजेबल में अरेस्ट होता है विदाउट वारंट। हाँ, तो मतलब उसके अंदर मतलब मजिस्ट्रेट का वारंट तो ऑर्डर ऑब्वियसली अपन वारंट मजिस्ट्रेट की से ही लेने जरूरत नहीं है। जाएंगे। हाँ, नॉन कॉग्निजेबल में लेना पड़ेगा, कॉग्निजेबल में लेने की जरूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए। हम्म। लेकिन वो सिर्फ अरेस्ट हुआ ना, हम तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, ये एक अलग बात हुआ। अरेस्ट और अच्छा। इन्वेस्टिगेशन में फर्क है कि नहीं है। आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके ठीक है रखे हुए थाना में कस्टडी में बंद कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा कि नहीं, वो एक अलग मैटर है। क्लियर। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन स्टार्ट देयर इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन unless and until police get an order of the magistrate for the investigation. Clear? Which is given in section 155 subsection 2 और 156 क्लॉज सबसेक्शन 1 कहता है कि कॉग्निजेबल में कर सकता है, जैसे अरेस्ट कर सकता है वैसे ही इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देगा। तो जैसे ही आप एफआईआर लॉन्च करते हो सेक्शन 154 में, क्योंकि एफआईआर होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ, तो जैसे ही एफआईआर लॉन्च होगा वैसे ही पुलिस अरेस्ट भी कर सकता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। क्लियर। So this is the difference we have already discussed. Okay. Cognizable offense, serious offenses. Non-cognizable, less serious offense. Police may arrest without warrant. Non-cognizable, police has no authority to arrest without warrant. Police can investigate without any order of magistrate in a cognizable offense. Non-cognizable offense या case, no authority to investigate without order of magistrate. Okay. Offenses punishable with imprisonment for 3 years or more. Cognizable होता है 3 साल से कम वाले, या सिर्फ फाइन होंगे तो नॉन कॉग्निजेबल है। जो पब्लिक रॉन्ग होते हैं बड़े बड़े वाले, जिसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉग्निजेबल है। और नॉन कॉग्निजेबल मेनली प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल वी हैव सीन मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग, ओके, रॉबरी, थेफ्ट, दीज आर कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफ मिसचीफ, डिफेमेशन, सिंपल हर्ट, ये सब क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है। क्लियर।
Any confusion? Okay. Now, cognizable, non-cognizable में I have written one section 5 of the Bombay Prevention of Gambling Act 1887. इसमें क्या है? सेक्शन 5 में पुलिस को स्पेशल अथॉरिटी है अरेस्ट करने का, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अगर वो गैम्बलिंग करते हुए किसी को देखेगी तो, या करते हुए पकड़े जाएंगे तो पुलिस को ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एक्ट में लिखा है, ये स्पेशल एक्ट है और उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैं स्पेशल एक्ट की बात कर रहा था, जैसे एनडीपीएस एक्ट में जैसे ही ड्रग्स देखेगा आपके हाथ में ड्रग्स है, आपको पकड़ लेगा पुलिस, अरेस्ट कर लेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, इफ यू लुक एट 155(4) अबाउट सीआरपीसी, नन दिस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, ठीक है? 4 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने कर दिया, तो ये कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, ओवरऑल क्या होगा? आप समझ रहे हो? एक टोकरी में 4 दर्जन केला रखा हुआ है और 2 आम रखा हुआ है, ठीक है? तो ये आम कहलाएगा या टोकरी केले का कहलाएगा? हैं? केला कहलाएगा ना सर? यहाँ पे थोड़ा अलग है ना, बिल्कुल केला कहलाएगा। टोकरी के केस में केला कहलाएगा क्योंकि केला दिख रहा है, आम तो दिखेगा नहीं, छुप जाएगा छोटा सा गोल बेचारा। बट इस केस में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में अगर सारे ऑफेंसेज नॉन कॉग्निजेबल हैं, 10 आपने नॉन कॉग्निजेबल किया और एक आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया ना, एक भी सिंगल, तो वो पूरा का पूरा कॉग्निजेबल केस बन जाता है। गॉट द पॉइंट? मान लीजिए आपने हर्ट किया, मिसचीफ किया, डिफेमेशन किया, सब कर दिया, 5-7 ऑफेंस कर दिया जो कि नॉन कॉग्निजेबल था, जिसमें सजा कम है, और एक कॉग्निजेबल कर दिया उसमें, छोटा सा कुछ भी, किडनैपिंग, रॉबरी कुछ कर दिया, अब वो पूरा का पूरा कॉग्निजेबल हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 155 का सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए उसको भी जरा जल्दी से। ऑलरेडी टाइम ओवर हो गया, बट 5 मिनट और हम लोग करते हैं एक क्योंकि आप लोग शुरू किए थे 10 मिनट बाद। यस, क्विक क्विक क्विक, 155 का सब क्लॉज 4 पढ़िए। Where a case relates to 2 or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable. Clear? This is what I am saying. If there are other offenses are non-cognizable, but if there is a one cognizable offense, then it is counted as a cognizable offense. ठीक है? Now there are offenses where, or there are situations where police can arrest without warrant, even if it's not a cognizable offense. Cognizable offense नहीं है, फिर भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट का। क्लियर? कैन यू टेल मी द एक्सेप्शन? अभी हमने देखा ना कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का। कॉग्निजेबल में तो पुलिस अरेस्ट करेगी, ठीक है? ऐसा सिचुएशन बताइए, कोई ऐसा एक्सेप्शन बताइए जहां पे पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट का। एक्सेप्शन है मैं वो। बताऊं सर? आप तो पढ़ लिए हो पिछली क्लास, कोई नहीं, बता दीजिए, जल्दी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, पूछ लो सर। नहीं नहीं, आप नहीं पता होगा, आप बताओ। बताया नहीं है ना इनको, अभी क्लास पहला क्लास है इनका। टेल मी। सेक्शन 42 सर। सेक्शन 42, और सेक्शन 42 क्या है? सर, Look at, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है आपने और पुलिस आपसे आपका नाम और पता पूछ रही है और आप गलत बता दिए या आप रिफ्यूज कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं कि हमारा नाम ही चिंटू है सर, आप चिंटू बता ही नहीं रहे हैं और आप ही चिंटू हैं, तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी बिना वारंट का। अगर सर इवन, घर का नाम बता रहा हूँ तो भी? अच्छा घर का नाम बता रहे हो, गलत सलत बताते हो। घर का नाम भी तो चलेगा, बट नाम तो सही बताओ, ठीक है? अगर आपने नाम और एड्रेस नहीं बताया या गलत बताया, अगर पुलिस को लगता है ये गलत है, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट का, इवन नॉन कॉग्निजेबल केसेज में भी। ठीक है? एक और है सेक्शन 41। सेक्शन 41 में अगर आप देखेंगे, देखिए सेक्शन 41 को, उसमें बहुत सारे क्लाउजेस दे रखे हैं, उसमें पुलिस बिना वारंट का आपको अरेस्ट करेगी। वो जब हम चैप्टर कराएंगे 5 तो ये सेक्शन आएगा, ठीक है? अभी सिर्फ आप समझ लीजिए, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इन दीज केसेज। वो केसेज कौन कौन से हैं? वो ए से जे तक दिए हुए हैं, 10-12 केसेज हैं, सिचुएशन है, यू कैन से देयर आर सर्टेन सिचुएशन वेयर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, व्हिच इज गिवन इन सेक्शन 41। सेक्शन 41 में दिया हुआ है। ओके, 41 देखिए, हेडिंग पढ़िए क्विकली। क्या है व्हेन सेक्शन? पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट।
ठीक है, हेडिंग ही दिया है, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हेडिंग में लिखा है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट का पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। और वो क्या क्या है, ABCDEFGHI, आई तक है बस, ठीक है, आई तक दिया हुआ है जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। ये सब चीजों में जैसे उसको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आप कोई नन को आप कॉग्निजेबल ऑफेंस करने जा रहे हैं, पुलिस के सामने आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, ठीक है, या आप ऑफेंडर हैं, वो ये जो है क्या बोलते हैं उसको, भगौड़े, वो हैं आप, या जेल से भागे हुए हैं, उस केस में पुलिस आपको वारंट लेने की जरूरत नहीं, वो आपको अरेस्ट कर लेगी, जहां पकड़ाएंगे वहीं अरेस्ट करेगी। कोई रीजनेबल कंप्लेंट है आपके अगेंस्ट, ठीक है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है पुलिस को कि आप कोई क्राइम करने जा रहे हैं, आपने किया हुआ है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, रीजनेबल कंप्लेंट किसी ने फाइल कर रखा है जिसमें कि कोई ऐसा ऑफेंस हो जो 7 ईयर से ज्यादा का पनिशमेंट है, बहुत सारे क्लाउजेस दे रखे हैं, दैट वी विल सी इन चैप्टर 5। तो आगे हम राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जब हम करेंगे चैप्टर 5 तक पहुंचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कहाँ दिया है, तो कॉलम 4 फर्स्ट शेड्यूल में आप देखेंगे, जो आपने देखा अभी, वहां पे क्लियर कट मेंशन है, ये ऑफेंस है, ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, क्लियर, ऑलरेडी फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। अब तो आप ऑफेंस को पनिशमेंट देख के आप बता पाओगे, बता दोगे कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बट उसमें कुछ 2-4 एक्सेप्शन भी हैं। जब आप आईपीसी पढ़ोगे तो आपको एक्सेप्शन दिखेंगे, जहाँ पे 3 साल का सजा है फिर भी वो नॉन कॉग्निजेबल है, और कहीं कहीं 2 ईयर 2 साल का पनिशमेंट है फिर भी वो कॉग्निजेबल है। तो वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। हमें तो जनरल रूल से चलना है, एक्सेप्शन आएगा तो देख लेंगे, वो तो 2-4 ही होंगे ना। ओके, सो अगर इन केस अगर पब्लिक प्लेस पे दो पार्टनर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो क्या कॉग्निजेबल में आते हैं या तो फिर दो नहीं? आदमी झगड़ा कर रहा है, तो हाँ सर। अब 2 आदमी झगड़ा कर रहा है तो वो कौन सा ऑफेंस होता है पता है आपको, इसलिए आईपीसी पढ़ना जरूरी था। समझ में आया मैं आईपीसी क्यों बोलता हूँ पढ़ने के लिए पहले, इसीलिए बोलता हूँ। अब 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं, कौन सा ऑफेंस है, रोड पे 2 आदमी झगड़ा कर रहा है, ये कौन सा ऑफेंस बना जी, कोई बता सकता है, कैन यू टेल पब्लिक मी। न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस भी हो गया, वेरी गुड, और कुछ पब्लिक न्यूसेंस के अलावा एक पर्टिकुलर ऑफेंस है, अनी बताया था मैंने आपको, बड़ा भूल गए होंगे अभी। आईपीसी में एक ऑफेंस है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है कि अगर 2-4 आदमी पब्लिक प्लेस पे झगड़ा कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर नेम है उस ऑफेंस का, कौन सा ऑफेंस है, कैन यू टेल मी अनीप। I can't recall exactly, sir, but I'm नो प्रॉब्लम, हाँ वो सेक्शन याद करना मुश्किल है, तो बार बार आप रिपीट करेंगे तो याद होगा, मुझे याद रहता है क्योंकि मैं बार बार उसको पढ़ा है, ठीक है। सेक्शन है 159, अब जरा 159 को पढ़िए। 159 एफरे ना सर। हाँ एफरे, इसलिए मैंने बोला पर्टिकुलर नाम है उसका, when 2 or more persons fighting at a public place that is called affray or disturb the public peace, जैसे आपने बोला ना 2 लोग झगड़ा कर रहे थे, तो जब 2 लोग झगड़ा करते हैं ना रोड पे, उसको एफरे बोलते हैं। सेक्शन 159 पढ़िए उसको जरा, एक लाइन का तो है, क्विक। When two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. ओके, पनिशमेंट भी नीचे दिया है, पनिशमेंट भी पढ़ लीजिए। Punishment for committing affray. Whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with a fine may extend to 100 rupees or with both. तो 1 महीने का ही फाइन है, 1 महीने का सजा है, वो भी सिंपल, और बेल फाइन है, मिल जाएगा। और विथ फाइन है, और बीच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज और विथ बोथ, 100 रुपये का फाइन, बिलेबल सर ऑफेंस। सर ये जो लिखा हुआ होता है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month, हाँ इसका फॉर ए टर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप समझिए, फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ का मतलब होता है कि जो जज है उसके पास डिस्क्रिशन है, वो 1 साल तक मैक्सिमम सजा दे सकता है, मतलब वो कम भी दे सकता है, अगर 1 महीना लिखा है तो वो 15 दिन भी दे सकता है। लिखा रहता है ना मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, हम्म। मैक्सिमम इम्प्रिजन, जैसे थेफ्ट में आपने पढ़ा था उसमें लिखा होगा मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, चोरी का जो सजा है मैक्सिमम कितना है, 3 साल। जो 3 साल। जरूरी नहीं है कि जज जो है, कोर्ट जो है, जो भी कोर्ट देख रहा था उसका मैजिस्ट्रेट जो ट्रायल कर रहा है वो 3 साल सजा दे, उसका मन है, उसको लग रहा है कि अरे कोई गरीब बच्चा है, खाने का पैकेट चोरी वोरी किया है, बहुत मतलब पहली बार चोरी किया है, फर्स्ट टाइमर है, गरीबी के कारण किया है, ठीक है, तो क्या करेगा कोर्ट, थोड़ा लिबरल हो जाएगा, तो क्या करेगा 3 साल का तो देगा नहीं उसको, वो क्या करता है 1 साल का सजा दे देता है।
ठीक है इनको 1 ईयर जेल कीजिए, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। गरीब बच्चा तो फाइन भी नहीं देगा, फाइन कर देगा 50-100 रुपया, यार बिना फाइन का ही सिर्फ पनिशमेंट ही देगा, ठीक है। इसलिए होता है, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, विच एक्सटेंड टू, अगर जहां भी लिखा होगा उसमें क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो मैक्सिमम भी जा सकता है और उससे कम भी दे सकता है। जैसे 10 साल का पनिशमेंट है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल डकैती का या रॉबरी का, तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट का मन किया तो 5 साल भी दे सकता है, 7 ईयर्स भी बोल सकता है। क्लियर? इसलिए वो लिखा रहता है विच मे एक्सटेंड टू, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो आज का कथा यहीं समाप्त करें, या एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? Yes. Anyone has any question? Then you can. नहीं है सर मेरे को। Very good. Okay then. Thank you. Yes. Want to say something? Okay, so you can leave. If you have any question, you can ask. कुछ भी पूछना है अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले क्लास में पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। बाय बाय, गुड नाइट।